एक प्राकृतिक आपदा ने लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बस अब तो गया वाली फीलिंग। जो लोग बचे उनका शिकार शुरू हो गया और उनमें से एक प्रेग्नेंट आंटी थी जो छिपने के लिए फुल हाइड एंड सीक खेल रही थी। एक क्रीपी चुटिया उसका पीछा कर रहा था उस दिन, पर लकी ने कहा, चिल मार, मैं हूं ना। मॉन्स्टर का ध्यान एक हॉलवे में कपल पर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद म्यूटेंट बंदे आ टपके। फुल सरप्राइज एंट्री। वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, पर उसकी बैंड बज गई और बाद में वो खुद एक ज़ॉम्बी का डिनर बन गया। नॉन-वेज थाली रेडी। गंदा सीन था, खून की होली चल रही थी। पूरा एरिया मॉन्स्टर से भर गया, जैसे कोई हॉरर मूवी का सेट। इस सब के बीच वो प्रेग्नेंट आंटी छिपने का ऑस्कर वाला परफॉर्मेंस दे रही थी, पर बैड लक, उसको पहले से बाइट मिल चुका था और बॉडी ट्रांसफार्मर मोड में थी। टाइम कम था, बच्चा निकालना था बिफोर शी टर्न्स इनटू ज़ॉम्बी मम्मी। उसने मुंह में कपड़ा ठूसा, बोला, चुप रह, दर्द से। बच्चे के जन्म के वक्त चीखें सुनाई दे रही थी। आसपास लोगों का गेम ओवर हो रहा था। अपार्टमेंट फट रहा था। म्यूटेशन भाई ने स्पीड पकड़ ली, पर आंटी ने फुल जोश दिखाया। जिंदा रहना है, बच्चे को दुनिया दिखानी है। लेकिन अफसोस, थोड़ा लेट हो गया। 7 साल बाद भी वो जगह राक्षसों से भरी पड़ी है। एक अपार्टमेंट में हमें एक छोटी लड़की मिलती है जो शांत कोने में कांप रही है। उसे एक राक्षस के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है जो पास आ रहा है। घबराहट में वो अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। उम्मीद करती है कि कोई आवाज न निकले, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि राक्षस उसे ढूंढ ही लेता है। भागने की आखिरी कोशिश में लड़की दौड़ती है, पर पकड़ी जाती है। वो जीव अपना मुंह पूरा खोलता है, जैसे उसे काटने वाला हो। लेकिन ज्यादा उदास मत होना, ये म्यूटेटेड राक्षस उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। असल में ये उसकी मम्मी है और वो बस एक टेढ़मेढ़ी लुकाछिपी खेल रहे हैं। हाँ, ये म्यूटेटेड जीव वही प्रेग्नेंट औरत है जो 7 साल पहले थी, और छोटी लड़की उसकी बेटी है। नाम है चकबी। सारी मुसीबतों के बावजूद राक्षस मम्मी खुश है कि उसे मम्मी का तमगा मिला। बाद में चकबी को जिद करते देखा जाता है कि उसे बाहर जाना है, लेकिन मम्मी मना कर देती है। इससे चकबी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो कहती है, मम्मी, मुझे आपके साथ बाहर जाना है, गम डॉल ढूंढना है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये गम डॉल क्या बकचोदी है, पर थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। मॉन्स्टर मम्मी चकबाज को चुप रहने को बोलती है, पर अपनी बेटी के चेहरे का नरम एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो धीरे धीरे चकबाज को समझाती है कि बाहर जाना कितना बड़ा चुतियापा है, पर वादा करती है कि वो जी डॉल को जल्दी से वापस ले आएगी। बाद में मॉन्स्टर मम्मी सड़कों पर घूमती है, जहां अभी भी मॉन्स्टर्स ऐश कर रहे हैं। अचानक एक प्राणी उस पर झपटता है, पर वो तेज चालाकी से साइड होकर उसके टेंटिकल जैसी चीज से उसे छेड़ देती है। मॉन्स्टर पैरालिसिस के साथ धड़ाम से गिर पड़ता है। गिरते हुए मॉन्स्टर को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह मजे से खाना शुरू कर देती है। स्वाद थोड़ा अजीब है, पर कम से कम भूख तो मिट गई। खाना खत्म करते ही उसे 2 सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर से लड़ने की नाकामी कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा टॉर्च पकड़े है। मॉन्स्टर मम्मी को यह बड़ा अजीब लगता है कि ये 2 बेवकूफ इतनी रात को यहां अपनी मौत को दावत देने आए हैं, और ऊपर से टॉर्च की रोशनी और बंदूक की आवाज मॉन्स्टर्स को और भी आक्रामक बना रही है। साले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले जीनियस। और दूसरा बंदूक कर रहा है तो भाई, ये लड़की जल्दी में 2 पत्थर फेंक देती है। एक टॉर्च को चैया बना देता है, पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है, और दूसरा सीधा बंदूक वाले के सिर पर बचता है। उसको एकदम गुड नाइट बोल देता है। फिर ये बवाल लड़की टॉर्च वाले के पास जाती है और उसको इतना जोर से धमकाती है कि ऊपर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? आगे सीन बदलता है। ये एक बंदा पूरा हामफता हुआ भागता फिर रहा है। लगता है कुछ सर्वाइवर ने इसकी मार ली और सारा सामान, बंदूक, राशन सब चुरा लिया। बेचारा अब छुपने की जगह ढूंढ रहा है कि तभी सामने से मॉन्स्टर मां आ टपकती है। एकदम से अपना टेंटेकल उस पर अटैक के लिए छोड़ती है, पर नीडल वाला धमाका बीच में ही रोक देती है, क्योंकि अरे भाई, ये तो वही जीडी डॉल निकला जिसका जिक्र छोटी सी चुक बाउच कर रही थी। मॉन्स्टर मां एकदम से उसको झपी डाल देती है और बेचारा जीडी डॉल उसकी तो फट के हाथ में आ गई। पूरा पसीना पसीना हो गया। सोच रहा होगा, अरे मेरी तो जिंदगी खत्म कर दिया इसने 1 मिनट के लिए। तो भाई, ये बंदा एकदम शॉक हो गया जब उसने देखा कि लड़की सिर्फ उसको ढूंढने नहीं आई, बल्कि उसका बैकपैक भी चोरों के हाथ से छीन लाई। अरे भाई, ये कोई सुपर हीरोइन है क्या? और वो चुतिया चोर जो गम डॉल का बैग लेकर भागा था, अब उसकी वाट लग गई। मॉन्स्टर लोगों ने उसको घेर लिया और वो बेचारा रोने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया और मॉन्स्टर्स ने उसको एकदम टेस्टी बिरयानी बना के खा लिया। एकदम ग्रूसम एंड भाई, मसाला फुल ऑन। अब सीन एकदम फ्लैशबैक में चला गया। 7 साल पहले छोटा गम डॉल एकदम बेवकूफा इधर उधर भटक रहा है कुछ उपयोगी चीज ढूंढने के चक्कर में। अचानक उससे एक फ्लैशलाइट मिलती है। अरे वाह, ये तो खजाना है। सोचता है चलो घर चलते हैं, नहीं तो मॉन्स्टर से टकराव हो जाएगी। लेकिन नहीं, इसकी जिज्ञासा ने उसकी मां बहन एक कर दी। ये आगे बढ़ता है एक सुनसान बिल्डिंग में जहां कुछ भी हो सकता है। डॉट अंदर जाते ही एक कमरे से आवाज आती है, खट खट खट। गम डॉल थोड़ी सी फट्टू है, लेकिन गन उठाकर फ्लैशलाइट आगे करके हीरो बनने चला। सोच रहा है अबे कोई भी हो मार दूंगा, लेकिन अंदर जाकर देखता है, अरे भाई ये क्या तमाशा है। एक बेधंधा मॉन्स्टर जमीन पर लेटा हुआ घसीट रहा है। इसका हाथ पैर गायब, शायद किसी ने इसकी पिटाई कर दी। गम डॉल सोचता है ये तो बड़ा लफड़ा है, भागो यहां से। जल्दी से पलटता है, लेकिन तभी कॉरिडोर से एक आवाज आती है, ओए रुक जा, कहां भाग रहा है हरामी, अब क्या होगा। सस्पेंस फुल ऑन भाई। ये देखकर आवारा और हैरान करने वाला था, लेकिन असल चक्कर तब पड़ा जब उसने एक खौफनाक मॉन्स्टर को एक छोटे बच्चे को दूध पिलाते देखा। ये क्या बकवास थी भाई। इसे ज्यादा हैरानी की बात कुछ नहीं हो सकती। और इसी तरह उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई। अब आज के दिन
वही माँ जो बच्चे का ध्यान रख रही थी, मॉन्स्टर से ऐसे लड़ रही है जैसे वो सिर्फ माँ खिया हो। ये आदमी तो पूरी तरह से उस पर फिदा हो गया, सच में खुश कि उसकी बीवी इतनी अद्भुत और शक्तिशाली है। अचानक दोनों एक बिल्डिंग के डेड एंड पे पहुंच गए। अब मॉन्स्टर से बचने का एक ही रास्ता था, कूदना। बंदा अपनी बंदूक निकाल के बोला, मैं संभालूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही दोनों मॉन्स्टर्स के झुंड से टकराने को तैयार हुए, किसी ने पीछे से इसे खींच दिया। नाम रख दो गुमडॉल। लड़की ने झट से अपने पति का हाथ पकड़ा और फ्लोर से निकली एक लोहे की रॉड को कस के थाम लिया। बोली, तुझे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो। पर गुमडॉल को लग रहा था कि उसकी टांग कोई मॉन्स्टर खींच के आलू की तरह मैश कर देना चाहता है। और ये मॉन्स्टर कोई छोटा मोटा नहीं था, साला गंदा हरामी पूरा फ्रेश मीट के लिए तैयार बैठा था। इधर छोटी सी चकबा अपने घर में पड़ी थी, अपनी माँ, खुद और जीडी डॉल के कार्टून्स बना रही थी। उसे इंतजार था कि कब ये लोग वापस आएंगे ताकि वो जीडी डॉल के साथ खेल सके। उधर गुम डॉल जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। ऊपर से दानव उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश में थे और नीचे वाले इंतजार कर रहे थे कि कब ये जोड़ी गिरेगी ताकि ताजा मांस का बुफे शुरू हो सके। अरे ये बड़ी ताकतवर मम्मी भी अब हाथ पार छोड़ रही है, हाथ काम रहे हैं उसके, और उसको पता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो दोनों यही मर जाएंगे। आखिर में उसने फैसला किया। उसने लोहे का रॉड छोड़ दिया जब वो बड़ा भयानक मॉन्स्टर उन्हें नीचे खींच रहा था। फटाफट अपने ऑक्टोपस जैसे टेंट क्ले से दूसरे छोटे मॉन्स्टर को बिल्डिंग से पकड़ा और उसको बड़े मॉन्स्टर के सिर पे दे मारा। धाद। बड़ा मॉन्स्टर एकदम घूम गया, कंफ्यूज हो गया और मम्मी को मौका मिल गया। उसने अपनी तीखी सुई मॉन्स्टर के जीभ में घुसा दी जो गुम डॉल के पैर पकड़े हुए थी। जीभ छोड़ी और मम्मी को सुकून मिला। सब प्लान बैंग काम कर गया। अब बस थोड़ी सी लैंडिंग करनी है, नीचे बचे हुए मॉन्स्टर्स को ठोकना है और गाल को बचा लेना है। लेकिन ये गल भी ना ड्रामेबाज निकला। उसने मम्मी को कसके पकड़ा और सीधा मॉन्स्टर के गंदे मुंह पे लैंड किया। थैंकफुली उसके बड़े झोले ने थोड़ी कुशनिंग दी, वरना तो दोनों की हड्डियां टूट जाती। गॉल ने फिर एकदम स्तुंतबाजी दिखाई, मॉन्स्टर के मुंह से कूदा, जमीन पे लोटपोता, इंपैक्ट को थोड़ा सा चिल किया, तुरंत खड़ा हुआ, अपनी बीवी को खींच के भागा फुल स्पीड में। पीछे बड़ा मॉन्स्टर गुस्सा हो गया, अरे मेरा नाश्ता भाग रहा है। मम्मी ने भागते भागते गाल को सुनाया, अबे ओ बेवकूफ जीडी डॉल, ये क्या हीरो बने चला था? कूद कूद के और भाग के तूने अपनी टांग तोड़ ली, गाढ़े कहीं के। तो ये चक बॉक्स का बाप है और अगर इसे कुछ हो गया तो इनके खानदान का बंटाधार हो जाएगा। लेकिन गुल को तो अपनी जान से ज्यादा इसकी फिक्र है। वो माफी मांगता है, मानता है कि सारा झोल उसकी गलती से हुआ। अब ये मॉन्स्टर मम्मी सोच रही है, ये बंदा तो पूरा पागल खाने का केस है। खुद को चोट लगवा ली इसे बचाने में और फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं, बस इसे लेकर परेशान है। वो जीडी डॉल को उसकी सेफ्टी के लिए डांट रही है, तभी अचानक एक नुकीला दांत इसके पेट में घुस जाता है। वही भूखा मॉन्स्टर वापस आ गया, बदला लेने के मूड में। ये खौफनाक चूसने वाला अपनी टेस्टी शिकार को आसानी से जाने नहीं देगा। पेट में बड़ा सा छेद होने के बावजूद मॉन्स्टर मम्मी जिद्दीपन में बोलती है, अरे ये तो बस खरोंच है। लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर इसके गले को पकड़ लेता है। गुल बेचारा मदद के लिए अपनी विशाल थैली में कुछ ढूंढने लगता है। उसे यकीन है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो गेम पलट सकता है, बस थोड़ा टाइम चाहिए। मॉन्स्टर्स पीछा कर रहे हैं और मॉन्स्टर मम्मी अपने टेंटेकल जैसे हाथों से उन्हें भेद रही है, जितना हो सके उन्हें रोक रही है। खूब खोजबीन के बाद गुल को आखिरकार वो चीज मिलती है, एक ग्रेनेड। जैसे ही वो उसे मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, धड़ाम से ब्लास्ट होता है और कई सारे क्रिटर्स एक झटके में ढेर। लेकिन खेल अभी बाकी है। गुल और ग्रेनेड निकालता है, बाकी बचे मॉन्स्टर्स पर फेंकता है। पीछा करने वाले सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स आग के गोले में भून जाते हैं। हालांकि छोटे मोटे तो गए, पर ये एक बड़ा वाला हरामी अभी भी हार नहीं मान रहा। दोनों रुककर सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी मॉन्स्टर मम्मी कुछ धांसू करने का फैसला करती है। वो अपने पति से ग्रेनेड छीनती है और हवा में छलांग लगा देती है। ठीक उसी वक्त जब वो मॉन्स्टर अपने दांत और टेंटेकल से हमला करता है, उधर उसकी राक्षसी बीवी मॉन्स्टर मम्मी बम का पिन अपने किक मार के उखाड़ती है। ऐसी ताकत की क्या बताऊं। फिर एकदम जोरदार ठोकर मार के वो ग्रेनेड उस हरामी राक्षस के मुंह पे फेंक देती है। वो साला बड़ा राक्षस अपना मुंह खोलता है, सोचता है अब ताजा माल चखने को मिलेगा। लेकिन अरे ओए, ग्रेनेड सीधा उसके गले में घुस जाता है। फिर धूमधाम से धमाका, उसका सिर 1 सेकंड में फट जाता है। माँ का माल फिनिश। इसके बाद मॉन्स्टर मम्मी उस साले को मिडिल फिंगर दिखाती है, जैसे कह रही हो, ले भोसड़ी के, अब बोल। गमडॉल ये सब देख के फूला नहीं समाता। अपनी इस बदमाश बीवी पर गर्व से चेहरा चमक रहा है। अरे ऐसी औरत को तो सलाम ठोकना चाहिए। फिर सब ठीक होने के बाद ये दोनों पास के एक फ्लैट में घुसते हैं। अंदर जाते ही मॉन्स्टर मम्मी अपने कपड़े उतारती है और गमडॉल देखता है कि उसका पेट का घाव पहले ही ठीक हो गया। साला क्या राक्षसी रफ्तार है। वो मस्ती में कहती है, गमडॉल तू ही संभल के रही हो, तू तो हमारा घर का चौकीदार है, बाकी मैं तो ठीक हूं। सब सेट होने के बाद दोनों सोचते हैं अब अपनी बेटी को ढूंढते हैं, बेचारी इंतजार कर रही होगी। फ्लैट में पहुंचते ही गमडॉल चिल्लाता है, ए चकबोच, कहाँ है मेरी शेरनी? और छोटी सी चकबोच अपने डैडी की तरफ भागती है। फिर शुरू होता है एक जबरदस्त प्यार भरा गले मिलना, ऐसा सीन कि दिल खुश हो जाए। चकबोच अपनी बनाई पेंटिंग्स अपने बाप को दिखाती है। गमडॉल उसे थम्स अप देता है, शाबाश बेटी,
तू तो फटाफट आर्टिस्ट बन गई। फिर इनाम में वो जेब से चॉकलेट निकालता है और छोटी वाली खुशी से उछल पड़ती है। साला चॉकलेट देख के ऐसा लगता है जैसे उसने जिंदगी की सारी खुशी पाली। मॉन्स्टर मम्मी ये सब देख रही है, अपनी फैमिली को प्यार भरी नजरों से ताक रही है। दुनिया चाहे जितनी गंदी हो, अपनी बेटी की स्माइल देख के उसे लगता है सब ठीक हो जाएगा। उस पल में वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, अपनी फैमिली को वो हर हाल में बचा के रखेगी। कसम से ऐसी माँ तो ढूंढे नहीं मिलती। लेकिन बाहर कोई हरामखोर खड़ा है जो इनकी खुशी देख के जल भुन रहा है। उसकी शक्ल से लगता है साले तुम्हारी खुशी मुझे चुभ रही है, पर अंदर फैमिली मजे से डिनर कर रही है। मम्मी पापा अपनी लाडली को खाते देख के फूले नहीं समाते। फिर चकबोज बोलती है, लो मम्मी पापा तुम भी खाओ, और खाना बा देती है। अरे वाह क्या सीन है भाई। पहले तो वो गर्ल को अपने हाथों से खाना खिलाती है, बड़े प्यार से एक निवाला देती है। फिर अपनी मम्मी की बारी आती है, एक चम्मच चावल का। लेकिन मम्मी थोड़ा हिचकिचाती है। छोटी सी चुक्कब उसकी मम्मी को जोर देती है, अरे मम्मी खा लो ना। तभी गर्ल अपनी बेटी को प्यार से समझाता है, बेटा मम्मी का पेट तो पहले से भरा हुआ है। लेकिन चुक्कब को यह बात हजम नहीं होती, क्योंकि उसने तो अपनी मम्मी को कभी खाते हुए देखा ही नहीं। मम्मी हल्के से चुक्कब का हाथ पकड़ती है और उसे तसल्ली देती है, बेटा मुझे खाने की जरूरत नहीं, तू बस अपना खाना मजे से खा। लेकिन चुक्कब का चेहरा लटक जाता है और उदास होकर वो अपने खाने में मुंह मार देती है। थोड़ी देर बाद वो एक कुकी पकड़े हुए खुशी से चिल्लाती है, मम्मी ये कुकी तो बड़ी स्वादिष्ट है, लो ना तुम भी ट्राई करो। अपनी फेवरेट कुकी शेयर करने की जिद में चुक्कब अपनी मम्मी को बार बार बोलती है और मम्मी की हालत पतली हो जाती है। अब ना खाए तो बुरा लगेगा, और खाए तो कैसे। आखिरकार चुक्कब की जिद के आगे मम्मी हार मान लेती है। कांपते हाथों से वो कुकी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी चुक्कब एकदम से कुकी खींच लेती है। अरे मुझे भी तो खाना है। वो कुकी को तोड़ने की कोशिश करती है, पर दो टुकड़े होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब चुक्कब की बड़ी कशमकश, बड़ा टुकड़ा खुद रखे या मम्मी को दे। भूख के मारे उसका दिल कहता है खुद खा जा चुक्कब। फिर भी वो छोटा टुकड़ा मम्मी को ऑफर करती है। मम्मी फिर हिचकिचाती है और चुक्कब का चेहरा देखकर लगता है कि वो तो पूरी कुकी खुद ही चटकर जाना चाहती है। आखिरकार मम्मी को जबरदस्ती खिलाने का इरादा छोड़ वो पूरी कुकी खुद ही खा जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे मम्मी को तो खिलाना था। गुम्मल भी खुशी खुशी बोलता है, मुझे भी दे दे एक बाइट। पर चुक्कब जो अब तक कुकी के स्वाद में खो चुकी है, उसे पूरा गटक जाती है और सोचती है, चलो दूसरी कुकी से फिर ट्राई करते हैं। चकबी अपनी मम्मी को पूरे दिन तंग करती रहती है, मम्मी ये खाओ, मम्मी वो खाओ। अरे लगता है ये लड़की अपनी मम्मी को मोटापे का शिकार बनाना चाहती है। लेकिन मम्मी तो मॉन्स्टर है भाई। वो थक जाती है और एक दिन गुस्से में साइन लैंग्वेज में चकबी को डांट देती है, बस कर पगली, क्या मम्मी को परेशान करने में मजा आता है तुझे। चकबी तो ये सुन के रोने की कगार पर आ जाती है, बोलती है, मम्मी मैं तो बस चिंता कर रही थी, मैंने आपको कभी खाते नहीं देखा, सोचा शायद आपको भूख लगी होगी। अरे वाह कितनी प्यारी बेटी है। लेकिन मम्मी का दिल पिघल जाता है और वो चकबी के छोटे से हाथ पर उंगली रख के सोचती है, अब तो इसको सच बताना पड़ेगा। मम्मी गहरी सांस लेती है और बोलने वाली होती है कि बेटा मैं सिर्फ गोश्त और खून खाती हूं। लेकिन तभी क्या होता है, चकबी की नाक से खून की एक बूंद टपकती है और मम्मी का मॉन्स्टर वाला दिमाग चलाने लगता है, खा जा इसे, टेस्टी लग रही है। अरे बाप रे, ये तो मम्मी का खाने का मूड ऑन हो गया। लेकिन मम्मी अपने आप को कंट्रोल करती है, दरवाजा धड़ाम से बंद करती है और बाहर भाग जाती है। इधर घर में पापा, जिनका नाम है गम डोल, हाँ भाई नाम सुन के लगता है कोई पंजाबी रैपर है, दरवाजे की आवाज सुन के दौड़ते हैं। लेकिन घर खाली। चकबी बोलती है, पापा मम्मी बाहर गई। बाहर मम्मी किसी और मॉन्स्टर को चबा रही होती है। अरे अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरों को खा रही है, क्या मां का प्यार है। फिर रात को तीनों एक बिस्तर पर सोते हैं, चकबी मम्मी पापा के बीच में सैंडविच बनके। मम्मी सोचती है, हाय राम, बच्चे का खून कितना मीठा होता है, पता ही नहीं था। और कसम खाती है कि अब वो चकबी के सामने सावधान रहेगी। अगली सुबह पापा बड़े स्माइल के साथ काम पर जाते हैं, बोलते हैं सब सुरक्षित रहना, और चकबी मम्मी को मत जगाना, उन्हें आराम चाहिए। चकबी हाँ बोलती है और पापा से चॉकलेट बार मांगती है। पापा जाते ही चकबी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। पापा गए, मम्मी सो रही है, अब मस्ती करने का टाइम है। वो तैयार होती है और बाहर निकल पड़ती है। अरे ये तो छोटी सी शैतान निकली। वो एक मरे हुए मॉन्स्टर की लाश देखती है, लेकिन साली उसको ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो कोई सड़क का कुत्ता हो। इधर उधर घूमते हुए उसे गलियों में कुछ और लोग दिखते हैं। फिर वो एक खून से सनी दीवार के पास पहुंचती है, जहां वो जल्दी से एक चूतियापा डूडल बना देती है। डूडल पूरा करके वो फिर से चल पड़ती है। अब चकबोच नाम की ये लौंडिया मलबे में पड़े हुए ढेर सारे लाशों को कुरेदने लगती है। थोड़ी मशक्कत के बाद उसे आखिरकार कुछ कैंडीज मिल ही जाती है। साली इतनी खुश हो जाती है
जैसे उसने सोने का खजाना ढूंढ लिया हो। अपनी इस खोज पर उसे गर्व है और वो सोचने लगती है कि मम्मी पापा उसकी कितनी तारीफ करेंगे कि उनकी बेटी ने इतना रेयर खजाना ढूंढ निकाला। लेकिन फिर उसे शक होता है कि क्या उन्हें बताना भी चाहिए कि ये कैंडीज बाहर से मिली है, कहीं डांट न पड़ जाए। खैर, वो फिर से चल पड़ती है और अब उसका अगला मिशन है एच नाम के किसी बंदे को ढूंढना। इधर दो हरामी टाइप के लोग इस नन्ही सी लौंडिया को गली में चलते हुए देख लेते हैं। दोनों को बच्ची देखकर इतनी खुशी होती है जैसे उन्हें लॉटरी लग गई हो। जो बंदा खंजर लिया है वो तो पहले से ही सोच रहा है कि इसके घरवालों से मोटी फिरौती वसूल करेगा। साला हर हाल में इसे किडनैप करने के मूड में है। लेकिन उसकी पार्टनर जो लेडी है बोलती है, अरे अगर ये अनाथ निकली तो क्या फायदा। खंजर वाला साला उसकी बात को ऐसे झटक देता है जैसे मक्खी उड़ा रहा हो और कहता है, अरे बेवकूफ, बच्चों की मार्केट में कितनी कीमत है आजकल, तुझे क्या पता। लेडी सोचती है, सही भी है, और फिर वो प्लान बनाने लगती है कि इसे किसी नरभक्षी कबीले को बेचकर मोटा माल कमाया जाए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता ये लौंडिया लड़की है या लड़का, लेकिन चलो जब तक कुछ कंफर्म ना हो इसे लड़की ही मान लेते हैं। आगे रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है और ये छोटी वाली फटाफट दाहिने मुड़ जाती है। वो चमगादड़ वाली औरत जो खंजर वाले की पार्टनर है अपनी स्पीड बढ़ा देती है, सोचती है कि बच्ची को कोई और छीन न ले। लेकिन साले को क्या पता कि शिकारी खुद शिकार बनने वाले हैं। अचानक कोई बंदा हाथ में कुछ लिए हुए प्रकट होता है और बिना टाइम वेस्ट किए खंजर वाले हरामी को एक झटके में ढेर कर देता है। चमगादड़ वाली औरत रुकती है, पलट कर देखती है तो उसका दोस्त जमीन पर लगभग मरा पड़ा है और सामने एक सफेद बालों वाली औरत खड़ी है। लेकिन साली डरती नहीं बल्कि गुस्से में पूछती है, ये सफेद बालों वाली चुड़ैल कौन है बे। उसे शक होता है कि शायद ये बच्ची की गार्जियन हो। सफेद बालों वाली बस उसे ठंडी बेजान आंखों से घूरती है, लगता है ये भी औरत ही है। फिर चमगादड़ वाली चालाकी दिखाती है, चिल्लाती है, अरे पीछे देख। जैसे ही सफेद बालों वाली पलटती है चमगादड़ वाली अपने बैट लेकर उस पर टूट पड़ती है। साला पूरा सीन मानो किसी मस्त मनहवा का एक्शन चैप्टर हो। तो भाई ये वाइटेड वाली आंटी को लग रहा है कि कोई पीछे से आ रहा है, लेकिन वो टाइट पोनीटेल वाली चुड़ैल समझती है कि वो इसे चूतिया बना देगी। उसने सोचा, अरे इस बूढ़ी को डराऊंगी कि कोई पीछे है, लेकिन अरे ओए, उसे क्या पता कि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। एक झटके में वाइटेड आंटी ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक ही वार में उस पोनीटेल वाली की गर्दन काट दी। साला ईमानदारी से कहूं तो वो पोनीटेल वाली, गाली मत पूछो, समझ जाओ, मर गई तो अच्छा ही हुआ। कम से कम अब हमें यह पता लगाने की टेंशन नहीं कि ये लौंडा था कि लौंडिया। इधर चुकबॉक्स नाम की ये छोटी सी लड़की दीवार के पीछे खड़ी कांप रही है क्योंकि उसे बाहर से पैरों की आहट सुनाई दे रही है। थोड़ी देर में वाइटेड वाली आंटी ने इसे ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही छोटी वाली ने उसकी शक्ल देखी पता चला कि ये तो एच है, वही जिसे ये नन्ही परी ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक भूतिया सा मॉन्स्टर रेंगता हुआ आया और एच पे झपटा, लेकिन एच ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी ऐसी माम बहन की कि वो साला धूप में पड़ते ही राख बन गया। एच ने छोटी वाली को घुड़की दी, कितनी बार बोला है डार्क जगह में घुसने से पहले चेक करो बेवकूफ, और तू बाहर मम्मी के बिना क्यों घूम रही है। चुकबॉक्स डर के मारे थर-थर कांप रही थी और ऊपर से एच ने इसके सिर पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सालों से एच ने इसे नियम सिखाए थे, डार्क जगह में मॉन्स्टर चेक करो, टॉर्च या हथियार साथ रखो, अजीब आवाज वाली जगह पे मत जाओ और अनजान लोगों के पीछे मत भागो, सिवाय मम्मी पापा और एच के। सबसे बड़ा नियम, अकेले बाहर मत निकलो हरामखोर। एच गुस्से में चिल्लाई, इतना सिखाया फिर भी दिमाग में घुसा कि नहीं। चुकबॉक्स ने हिम्मत करके कहा, मैं अब बड़ी हो गई हूं, बाहर जा सकती हूं। बस एच ने ऐसी खूंखार नजर मारी कि छोटी वाली चुपचाप सहम गई। फिर एच ने सोचा, अच्छा बाहर जाना है ना, चल तुझे बड़ों वाली जगह दिखाती हूं। चुकबॉक्स तो पहले खुश हो गई कि चलो मस्त एडवेंचर होगा, लेकिन जब उसे एकदम काले अंधेरे में ले जाया गया तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई, क्योंकि इसे तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये छोटी सी चकबी जो अपने आप को बड़ी बहादुर समझती थी, अंधेरे में एच को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है, पर एच नाम की वो हरामन की औलाद जवाब ही नहीं देती। चकबी की तो फट के हाथ में आ गई, डर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। फिर अचानक हिरा नाम की ये शैतान आंटी प्रकट होती है और पूछती है, क्यों रे चकबी, अभी भी बड़ों की तरह नौटंकी करेगी क्या। ये सुनकर चकबी की और हालत पतली हो गई, डर से उसकी आत्मा कांपने लगी। इतने में चकबी का पैर किसी चीज से टकराता है, वो धड़ाम से गिरती है, हाथ उठाती है तो देखती है, अरे बाप रे, पूरा हाथ खून से सना हुआ। बस अब तो चकबी की हिम्मत टूट गई, वो चिल्लाने लगी, भागो रे, मुझे यहां से निकालो, बाहर ले चलो, मैं मर जाऊंगी। पर हीरा नाम की ये बेरहम चुड़ैल उसकी एक न सुने, बस खड़ी तमाशा देखे। चकबी की आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बहने लगी, पसीने से तरबतर हो गई, अंधेरे में कुछ दिखे ना। और अब उसे समझ आया, अरे ये तो वो खतरनाक जगह है जहां बड़े बड़े मर्द भी खाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तभी हीरा फिर से सीन में घुसती है और कहती है, देख चकबी, बड़े लोग भी यहां डरते हैं, पर पेट की भूख इन हरामियों को मजबूर कर देती है, तू भी ये सबक याद रखियो। फिर बोली, चल अब निकलते हैं यहां से। दोनों उस भूतिया जगह से बाहर निकलने लगे जहां चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें बिछी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक बॉलीवुड हॉरर फिल्म का सेट हो। बाहर निकलते ही हीरा बोलती है, चल चकबी, मैं चलती हूं, फिर मिलेंगे जब तू अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर आएगी। पर ध्यान रखियो, आज का ये सब अपने बाप को मत बताना, वरना तेरी खैर नहीं। इतने में चकबी की शैतानी दिमाग में कुछ सूझा,
वो बोली, एच जरा बैठ तो। हीरा बैठी और चकबी ने मौका देखते ही उसकी खोपड़ी पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये ले रोने की सजा। फिर अपनी जेब से एक टॉफी निकाली जो उसे रास्ते में मिली थी, हीरा को थमा दी और हंसते हंसते बड़े स्टाइल में टाटा बाय बाय बोल के घर की ओर भाग गई। तो ये छोटी सी कैंडी एज पे बड़ा वाला इंप्रेशन छोड़ती है और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती, ये सोचकर कि ये छोटी सी लड़की चकबोच इतनी ताकतवर हो गई है जितना उसने सोचा भी नहीं था। एज को लगता है कि ये चकबोच आगे चलकर कोई धांसू इंसान बनेगी। इधर जैसे ही चकबोच दरवाजे का हैंडल पकड़ती है, उसे नोटिस होता है कि उसकी उंगली का रंग बदल गया है। फिर सीन अचानक पीछे चला जाता है सर्दियों के वक्त में, जहां चकबक के मम्मी पापा मलबे में कुछ कीमती ढूंढ रहे हैं। तभी पापा को एक स्कार्फ मिलता है और वो उसे मम्मी के गले में डाल देते हैं। मम्मी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और दोनों एक जोरदार झपी में खो जाते हैं, अपनी बेटी को एकदम भूलकर। पापा चकब को पुकारते हैं पर जल्दी ही समझ आता है कि वो कहीं नहीं है। इधर छोटी चकब अपनी मस्ती में निकल पड़ी है कुछ ढूंढने के चक्कर में। तभी उसकी मुलाकात पहली बार हीरा से होती है, जो जमीन पर घायल पड़ी है। हीरा को सिर घुमाने में भी तकलीफ हो रही है, पर जैसे ही वो चकब की तरफ देखती है, पहला शब्द बोलती है, भाग जा यहां से फालतू। पर चकब को समझ नहीं आता कि घायल को छोड़कर कैसे चली जाए। हीरा उसे ठंडी नजरों से घूरती है, डराने की कोशिश में, पर उसकी कड़क आंखें इस छोटी सी लड़की को डरा नहीं पाती। बल्कि चकबोच बड़े प्यार से मासूमियत भरे अंदाज में पूछती है, भाग जा का मतलब क्या होता है आंटी? हीरा अब गुस्से में साफ साफ बोलती है, अपने मम्मी पापा के पास जा और ये फालतू हरकतें बंद कर। पर चकबोच उसकी बात मानने की बजाय हीरा का घायल हाथ पकड़ लेती है और उसकी ठंडी जमी हुई बाह पर गर्म हवा फूंकने लगती है। हीरा दूसरा हाथ उठाकर उसे झटकने वाली होती है, पर रुक जाती है ये देखकर कि ये छोटी सी लड़की कितने जोश से उसकी मदद कर रही है। बस यहीं से इनकी मुलाकात की शुरुआत हुई थी। अचानक चकब नींद से जागती है, उसे पता चलता है कि ये सब सपना था, पर थोड़ी देर बाद फिर सो जाती है। इधर उसके मम्मी पापा राक्षसों से छुपे हुए हैं, गुस्से में कि काले बादलों की वजह से ये भूत प्रेत दिन में भी घूम रहे हैं। मम्मी पापा से कहती है यहां कुछ बचा नहीं, और ऊपर से ये इलाके की आखिरी दवाई की दुकान थी। अब क्या करेंगे भाईचारा? गौल थककर आराम करने का फैसला करता है, पर मम्मी को एक सेकंड भी चैन नहीं। वो अपनी बेटी की उंगली ठीक करने के लिए बेचैन है। उसे डर है कि कहीं कुछ गंभीर गड़बड़ ना हो। बिग गाय पापा उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करता है, अरे इतना खुद को कोस मत, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पर मम्मी खुद को ही गुनहगार मानती है, नहीं ये मेरी गलती है कि उसकी उंगली ऐसी हो गई। गमडॉल पापा उसे उदास देखकर परेशान हो जाता है और आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, देख दवाई ढूंढने की ये भागदौड़ हमें कहीं नहीं ले जा रही। हमने कई दुकानें छान मारी, दिन रात एक किए और कुछ नहीं मिला। लगता है हम शुरू से बेवकूफी कर रहे हैं। वो सुझाव देता है कि अब होप विलेज चलें, जहां सुना है एक डॉक्टर है, शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। पर दिक्कत यह है कि वहां घुसने की फीस लगती है, वो भी कुछ यूजफुल और कीमती चीज के बदले। गमडॉल सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसा सामान कहां से लाएं? तभी मम्मी उसकी हथेली पर थपथपाना शुरू करती है, जैसे हमेशा करती है। जो वो इशारे से बताती है वो पापा को डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। उसे ठीक ठीक समझ नहीं आता, पर लगता है वो डंगियन विलेज में घुसकर कुछ कीमती लाना चाहती है। पापा उसे टोकता है, अरे वो जगह तो राक्षसों का अड्डा है, तुम्हारे लिए भी। पर मम्मी बिंदास है, मेरे लिए वो राक्षस कुछ भी नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे ऐसे ठिकानों का तजुर्बा है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस डंगियन के बॉस से बचना है, वो मेरे बस से बाहर है। गौल पापा चकबोच के साथ घर रुकने को तैयार हो जाता है और मम्मी को इजाजत दे देता है। जाने से पहले वो उसे टॉर्च देने का सोचता है, पर बैग खोलते ही देखता है छोटी चकबोच उसमें आराम से सो रही है। पहले तो दोनों मम्मी पापा अपनी आंखें मलते हैं, सोचते हैं कि भूत देख लिया क्या, पर दोबारा देखते हैं तो सच में वो बैग में है। दोनों के पसीने छूट जाते हैं। जैसे ही चकब अपनी नींद भरी आंखें खोलती है, मम्मी की कड़क नजर से उसका सामना होता है। तादा बैग से निकली मैजिशियन, पर उसका जादू फेल हो जाता है। मम्मी उसे सिर पर एक ठोक देती है और पापा उसे जमकर डांट लगाता है। पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर है, शायद पहली बार उसे इतना गुस्सा करते देखा। पर मजेदार बात यह है कि वो बस मम्मी के गुस्से का ट्रांसलेटर बन गया है। मम्मी पापा से कहती है, अब बहस का टाइम नहीं, फटाफट घर चलो। जैसे ही मम्मी अपनी यात्रा शुरू करती है, चकबोच उसे तंग करना शुरू कर देती है। मम्मी कहाँ जा रही हो? उसे यकीन है कि मम्मी उसकी वजह से किसी खतरनाक जगह जा रही है, तो वो उसे रोकती है, प्लीज घर चलो, मत जाओ। पर मम्मी उसकी एक न सुनती है और अपने रास्ते चल पड़ती है, बेटी को अपने पति के भरोसे छोड़कर। जैसे ही मम्मी नजरों से ओझल होती है, चकबोच को अफसोस होने लगता है कि उसकी वजह से मम्मी गई। गमडॉल पापा उसे दिलासा देता है, वो जल्दी वापस आ जाएगी, चल घर चले। पर तभी पापा के पेट में मरोड़ उठती है और वो बोलता है, रुक,
मुझे टट्टी लगी है। वो झाड़ियों में जाता है और चकब को कहता है, यही रुकना, मैं अभी आया। इधर चकबॉक्स के दिमाग में भूत सवार हो जाता है। उसे वो डरावना अंधेरा वाला अनुभव याद आता है और सोचती है कि मम्मी शायद उसी जगह जा रही है। उसे टेंशन हो जाती है। उधर मॉन्स्टर मम्मी उदास चेहरा लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। उसे चकब का रोता हुआ चेहरा भूल नहीं रहा जब उसने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसे पछतावा हो रहा है कि बिना ढंग से समझाए चली आई। वो सोचती है, मेरी गलती थी, बैग चेक नहीं किया। इसी सोच में खोई है कि आसपास के राक्षस एक कार्डबोर्ड बॉक्स को घेर लेते हैं। उन्हें कुछ स्वादिष्ट सूंघ रहा है। अंदर से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई जिंदा हो। सारे राक्षस बॉक्स पर टूट पड़ते हैं, पर कुछ नहीं मिलता। अरे, वो तो हमारी चकब थी बॉक्स में छुपी हुई। मम्मी फटाक से आती है और उसे बचा लेती है, इससे पहले कि राक्षस उसे चबा जाएं। जैसे ही वो चकब को उठाती है, सारे राक्षस उन पर झपटते हैं। मम्मी भागती है, राक्षसों को पैरों तले कुचलते हुए। एक राक्षस अपनी टेंटिकल्स फेंकता है, पर मम्मी उन्हें काट देती है जैसे प्याज काट रही हो। बाकी गंदे राक्षसों का भी वही हाल। वो उन्हें सब्जी की तरह चॉप कर रही है, पर थोड़ी देर बाद वो थकने लगती है और अगर ऐसा चलता रहा तो लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी चकब अपनी उंगली बाहर निकालकर आसमान की ओर इशारा करती है। मम्मी ऊपर देखती है, बादल छंट रहे हैं और सूरज की रोशनी तेज हो रही है। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। मम्मी के पास डंगियन में घुसने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि पास की बिल्डिंग्स में राक्षसों का मेला लगने वाला है। अचानक एक बड़ा राक्षस पीछे से मम्मी पर हमला करता है। चकब देखकर सन्न रह जाती है। दर्द के बावजूद मम्मी अपनी टेंटिकल से उस हरामी को मारने की कोशिश करती है, पर वो राक्षस अपनी साइज के हिसाब से तेज है और मम्मी की पीठ पर हमलों की बौछार कर देता है। वो अपनी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तभी कहीं से एक कुल्हाड़ी उड़कर आती है और उस मोटे राक्षस के सिर में लगती है। वो ढेर। मम्मी को समझ नहीं आता कि कुल्हाड़ी कहां से आई, पर सोचने का टाइम नहीं। वो भागती रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। गॉल, पापा, उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां मम्मी गई थी। वो दौड़ते दौड़ते हाँफ रहा है। बिल्डिंग राक्षसों से भरी है और वो अपनी बेटी को ढूंढने आगे नहीं जा सकता। उसे खुद पर गुस्सा आता है। मेरी गलती थी, टट्टी करने चला गया। फिर खुलासा होता है, कुल्हाड़ी फेंकने वाली कोई और नहीं, हीरा एच थी। वो गम डॉल के पास आती है। पापा उसे देखकर हैरान है, ये कौन सी भूतनी है? पर कुछ बोलने से पहले ही हीरा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो नीचे गिर पड़ता है। इधर मम्मी चकब को डांट रही है, तू मेरे पीछे क्यों आई, हरामजादी? पापा के साथ रहना था। चकब धीरे से अपनी छोटी उंगली मम्मी की हथेली पर रखती है और कहती है, मुझे डर लगा। मम्मी, तुम्हें चोट न लग जाए। चक बोझ अपनी मम्मी को समझाती है कि उसे पता है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए कितना कुछ सहते हैं। वो कभी उसे अपना दर्द नहीं दिखाते, पर वो जानती है कि वो दर्द में है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मम्मी को और तकलीफ हो। इसके बजाय वो मम्मी के पास रहना चाहती है, ताकि जब भी उन्हें चोट लगे वो उन्हें बेहतर महसूस करा सके। मम्मी का दिल पिघल जाता है अपनी बेटी की बात सुनकर। वो गहरी सांस लेती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ राक्षस इलाके में चारों ओर घूम रहे हैं। चकब को छुपाने के लिए मॉन्स्टर मम्मी उसे अपनी शर्ट के नीचे डाल लेती है और बिना दिमाग वाले राक्षसों के बीच से चलने लगती है। बस उन्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। वो चक बोझ से कहती है, टाइट पकड़, किसी राक्षस से टकराना नहीं है। लेकिन तभी एक राक्षस बहुत करीब आ जाता है, इतना करीब कि मम्मी को अजीब लगने लगता है। वो शांत रहने की कोशिश करती है, जानती है कि अगर उसने रिएक्ट किया तो राक्षस भड़क सकता है और चकब खतरे में पड़ जाएगी। वो चकब से फुसफुसाती है, कुछ भी हो, रिएक्ट मत करना। मम्मी को लगता है कि राक्षस उसके कान में कुछ कह रहा है, जैसे तेरी सारी मेहनत बेकार है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है, कोई राक्षस नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि राक्षस इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया, पर वो चलती रहती है। बाहर निकलने का रास्ता करीब है। तभी अचानक एक विशाल हाथ प्रकट होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मम्मी फुर्ती से कूद पड़ती है और वो हाथ बाकी राक्षसों को समेत पकड़ लेता है। पहले तो वो घबराती है कि ये क्या हुआ, पर फिर उसे समझ आता है, ये डंगियन का मास्टर है। इस राक्षस को बाकियों की परवाह नहीं, बस जो हाथ लगे वो पकड़ रहा है। हाथ फिर से आता है और इस बार मॉन्स्टर मम्मी को भी पकड़ लेता है। अच्छी बात ये कि चकब नीचे गिर जाती है, उसे कुछ नहीं होता। पर जब चकबक अपनी मम्मी को पकड़े हुए देखती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी चिल्लाती है, भाग जा। हैरानी की बात, चकबक इस बार जिद नहीं करती और उल्टी दिशा में भागने लगती है। राक्षस अपना हाथ वापस खींचता है, पर मम्मी सारी ताकत लगाकर उसके हाथ पर जोर से खरोंच मारती है। दर्द से राक्षस का हाथ झटकता है और वो ढीला छोड़ देता है।
मम्मी जमीन पर गिरते ही चकबॉक्स को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है और रोने लगती है। मम्मी चिल्लाती है, भाग जा। हैरानी की बात, चकबक इस बार जिद नहीं करती और उल्टी दिशा में भागने लगती है। राक्षस अपना हाथ वापस खींचता है, पर मम्मी सारी ताकत लगाकर उसके हाथ पर जोर से खरोंच मारती है। दर्द से राक्षस का हाथ झटकता है और वो ढीला छोड़ देता है। मम्मी जमीन पर गिरते ही चकबॉक्स को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। इमारत के किसी कोने में हमें एक खूबसूरत राक्षस औरत दिखती है, जो शायद इस काल कोठरी की मालकिन है। फिर दृश्य वापस चकबी पर आता है, जो बेसुध राक्षसों से भाग रही है। वो अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका अगला कदम थोड़ा अनाड़ी होता है और वो गिर पड़ती है। एक राक्षस उसके ऊपर चढ़ने वाला होता है, उसे खाने के लिए तैयार, लेकिन तभी दूसरा राक्षस उस हमलावर को मार देता है। ये देखकर चकबी और भी डर जाती है। बाकी राक्षस किनारे पर खड़े डर से कांप रहे हैं, जबकि वो मजबूत राक्षस चकबी को अपना शिकार बनाने की तैयारी करता है। जैसे ही राक्षस चकबी को छूता है, उसका सारा डर उसे पागल कर देता है और वो डर के मारे पेशाब कर देती है, अपनी मां को पुकारते हुए। लेकिन वो राक्षस उसे पकड़कर अपने मुंह की ओर ले जाता है। अचानक राक्षस की नाक में एक अजीब गंध आती है और वो घबराहट में आ जाता है। न सिर्फ वो, बल्कि बाकी सभी राक्षस भी पसीने से तर होकर डर में भागने लगते हैं, जैसे उनकी जान खतरे में हो। पहले तो चकबी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसकी नाक में भी एक अजीब गंध आती है। कुछ समझ पाने से पहले ही पीछे से एक राक्षस उसे मारता है और उसके हाथ से कैंडीज जमीन पर गिर जाती है। तभी एक उत्परिवर्ती बच्चा बाहर निकलता है, जो दूर से ही अपने नंगे हाथ से उसे मुक्का मार देता है। बेचारी चकबी अपना हाथ बढ़ाकर कैंडीज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो राक्षस उन्हें पहले ही उठा लेता है। उसका मकसद सिर्फ चकबी के साथ खेलना है। चकबी उससे गिड़गिड़ाती है कि कैंडीज वापस दे दे, क्योंकि वे उसके मम्मी पापा के लिए है। उत्परिवर्ती बच्चा कैंडीज को सूंघता है और बिना सोचे एक को अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर चकबी पूरी तरह टूट जाती है। वे कैंडीज उसके माता पिता के लिए तोहफे थे, जो उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे, लेकिन इस बच्चे ने उसे खा लिया। गुस्से में चकबी उस बच्चे के चेहरे पर जोर से मुक्का मारती है, जिससे कैंडी उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। वो गुस्से में उसका चेहरा नोचने लगती है, ये भूलकर कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक राक्षस है। जवाब में वो बच्चा भी उसका चेहरा नोचता है और दोनों एक बचकानी लड़ाई में उलझ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से आगे पीछे लड़ते हैं और धीरे धीरे ये बच्चों के खेल जैसा लगने लगता है। आखिरकार चकबी की मार से हारकर वो बच्चा रोते हुए भाग जाता है और चकबी, वो बस खुश है कि उसकी कैंडीज वापस मिल गई। बाकी राक्षस जो ये लड़ाई देख रहे हैं, पूरी तरह से हैरान हैं। वे सचमुच पसीने से तरबतर हो रहे हैं, ये देखकर कि चकबी ने उस उत्परिवर्ती बच्चे को ऐसे हरा दिया जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। वे उसके सामने लड़खड़ा रहे हैं और जैसे ही चकबी छींकती है, वे डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। चकबी को समझ नहीं आता कि वे क्यों भाग रहे हैं, लेकिन सोचते हुए उसे वो बदबू याद आती है। उसे लगता है कि शायद ये उस बच्चे से मिली गंदी बदबू की वजह से है, जिसने सभी राक्षसों को भगा दिया। इस बात से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अब उसे लगता है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। इस आत्मविश्वास के साथ वो अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए आगे दौड़ने लगती है, लेकिन अचानक उसकी रफ्तार तब रुक जाती है जब कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। चकबी दो राक्षसों को आपस में बात करते सुनती है। उसकी गंध के आधार पर वे उसे कालकोठरी के मालिक के बच्चे समझ लेते हैं, और जो बात उन्हें और डराती है वो ये है कि वो इंसान है। उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि उसका कालकोठरी के मालिक के बच्चे के साथ करीबी संपर्क रहा होगा। वो नरम और गुदगुदी है, इसलिए वे उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वैसे इस राक्षस औरत का नाम डायन है। जैसे ही वे लड़की के गालों को चिकोटी काटते हैं, वो कांपने लगती है और कहती है कि वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहती है, उनसे उसे ढूंढने में मदद मांगती है। डायन सुनकर चिंतित होने का नाटक करती है, लेकिन फिर एक मुड़ी हुई मुस्कान के साथ कहती है कि अब वो उसकी मम्मी होगी। वे छोटी लड़की को थोड़ा छेड़ते हैं और फिर डायन का साथी पूछता है कि क्या उसे उनके पिता को सौंप देना चाहिए। चकबी डर से कांपने लगती है। ऊपर से वो ढक्कन वाला राक्षस, जो साला लार टपकाते हुए सोच रहा है कि इसका एक कौर तो बनता है। चकबी डर से थरथर कांप रही है और अभी उसकी बस एक ही तमन्ना है, मम्मी कहाँ हो तुम, मुझे बचा लो। फिर अचानक चकबी दिमाग लगाती है, सोचती है अबे कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये लोग मुझे चबा जाएंगे। वो फट से पलटती है और चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी। बाकी राक्षस जब उसकी चिल्लाहट की तरफ देखने लगते हैं, हमारी छोटी बहादुर मौका पाकर वहां से भाग निकलती है, जितना तेज उसके छोटे छोटे पैर ले जाएं। राक्षस साले हंसते हैं, अरे कितना क्यूट लग रहा है ये छोटी सी जान भागते हुए। लेकिन फिर वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, मन में गंदे गंदे प्लान बनाते हुए। जैसे ही वो चकबी का पीछा कर रहे होते हैं, रास्ते में डरे हुए राक्षसों का एक झुंड आ जाता है। चकबी मौका देखकर भीड़ में घुस जाती है छुपने के लिए। वो ढक्कन वाला राक्षस अपने रास्ते में सबको काटते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन कम से कम वो थोड़ा स्लो तो हुआ, जिससे चकबी को भागने का और टाइम मिल जाता है। तभी डायन अपनी ऑक्टोपस जैसी टेंटेकल निकालती है और राक्षसों को ठोकना शुरू कर देती है। इस सब के बीच चकबी बस भागती रहती है
और अंधेरे में गायब हो जाती है। वो रुकती है, एक खंभे के पीछे छुप जाती है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उन हरामी राक्षसों में से एक साला जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है। वो कहते हैं, आ जा बेटी, हम तेरे नए फैमिली बन जाएंगे। लेकिन चकबी तो डर से कांप रही है, लग रहा है बेहोशी हो जाएगी। डर के मारे उसकी उंगली अपने आप म्यूटेट होने लगती है। जैसे ही वो हाथ हिलाती है, उसकी उंगली का वार उस ढक्कन वाले हरामी का हाथ काट देता है। पहले तो उसे हल्का दर्द होता है, लेकिन फिर दर्द बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा हाथ चल रहा हो। वो साला अपने आखिरी पल दर्द से तड़पते हुए बिताता है, चिल्लाते हुए, अबे ये क्या हो गया मेरे साथ। इधर चकबी, जिसे अब हम चकबोच कहेंगे, बिल्कुल भौचक्की खड़ी है, अपने हाथ को देख रही है कि ये क्या लफड़ा हो गया। उधर डायन मॉन्स्टर्स को चबा रही है, जैसे कोई भूखा भेड़िया चिकन विंग्स पर टूट पड़ता है। उसे पता ही नहीं कि उसका ढक्कन वाला दोस्त कहाँ गायब हो गया। सोच रही है, अबे कहीं वो साला अकेले उस लड़की को खा न ले, मुझे भी तो उस नर मुलायम चमड़ी का स्वाद लेना है। बच्ची को चट करने का ख्याल उसे पागल कर रहा है। हाथ पर उसकी खुशबू और स्वाद अभी भी बाकी है, लार टपक रही है उसकी। लेकिन उसका मजा ज्यादा देर नहीं चलने वाला, क्योंकि मॉन्स्टर मम्मी आज धमकी है और वो इतनी गुस्से में है कि लगता है अभी सबकी बैंड बजा देगी। अपनी छोटी बच्ची को खाने की सोच रही इस सड़ी हुई डायन को देखकर उसका दिमाग घूम गया है। अब डायन की क्या हालत होने वाली है, बस भगवान ही मालिक है। इधर वो ढक्कन वाला हरामी अभी भी दर्द से तड़प रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही है, जिससे हमारी छोटी चकबोच और डर से कांपने लगती है। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, वो साला अपनी कलाई काट डालता है ताकि जलन से छुटकारा मिले। हाथ जमीन पर गिरता है और भले ही वो हरामी अब एक हाथ का लंगड़ा हो गया हो, लेकिन दर्द से राहत तो मिली। फिर भी उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। सोच रहा है, इस छोटी सी चुड़ैल ने मुझे इतना दुख दिया, अब इसे जिंदा चबा डालूंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोचता है, पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है। वो साला हवा में उड़ जाता है और उसे मारने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि वो बड़ी सी बैग है जो गल हमेशा होता है। चकबोच पलट कर देखती है तो उसका बाप एकदम गुस्से में लाल उस हरामी की तरफ बढ़ रहा है जिसने उसकी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत की। पहले तो वो अपनी बच्ची को चेक करता है, माफी मांगता है, बेटी तू बहुत डर गई होगी ना। फिर उसकी नजर उसकी बदली हुई उंगली पर पड़ती है, पूछता है, ये क्या हुआ। लेकिन चकबोच कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती है। पापा, मम्मी को कुछ मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया है। उधर ढक्कन वाला हरामी वापस खड़ा होता है और लगता है उसका कटा हुआ हाथ फिर से उगने लगा है। वो दोनों को चट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाप को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो शांति से अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा है और बेटी से कह रहा है, पीछे खड़ी हो जा। ढक्कन वाले को गुस्सा आता है, अबे मुझे घास डाल रहा है ये। वो दोनों की तरफ पूरा जोर लगाकर दौड़ता है, लेकिन गल, जो एकदम का गिगाचैड है, एक ईंट उठाकर उस हरामी के मुंह पर दे मारता है। वो ईंट इतनी जोर से लगती है कि उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गल दूसरी ईंट लिए तैयार खड़ा है, उस हरामी का चेहरा फोड़ने के लिए। मॉन्स्टर फिर दौड़ता है और गल बिजली की तेजी से ईंट फेंकता है। वो साला अपनी नई उगी कलाई से ईंट को तोड़ देता है, लेकिन वो तो बस डिस्ट्रैक्शन था। पीछे से दर्जनों ईंटें उस पर हमला कर रही है और उसे बचने का टाइम भी नहीं मिलता। वो अपने हाथ से ढाल बनाता है, सारी ईंटें झेल लेता है, लेकिन गल रुकने वाला कहाँ है। वो एक के बाद एक ईंट फेंकता जाता है, हर बार और जोर से, जैसे कोई बॉडी बिल्डर वेट लिफ्टिंग कर रहा हो। उसका बस एक ही मकसद है, इस मॉन्स्टर को चूरन बना देना, जिसने उसकी प्यारी चकबोच को खतरे में डाला। तो भाई, कहानी अब और मसालेदार हो रही है। गल ने अपनी सारी ईंटें फेंक दी और अब उसकी बैंड बजने वाली है। वो ढक्कन वाला हरामी मौका देखते ही गल के गुड़िया को अपनी टेंटेकल से जकड़ लेता है। बेचारे गल को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। ढक्कन वाला साला बड़ा शान से सोच रहा है, अबे ईंटें खत्म, अब तो ये मेरे लिए नाश्ता है। वो गल के गले को और कसता है, बेचारा सांस के लिए तड़प रहा है। उधर ये मॉन्स्टर साला मजे ले रहा है अपने शिकार को छटटाते देखकर। लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पीछे ठंडक सी महसूस होती है। कुछ समझ पाए इससे पहले ही उसका गंदा हाथ कटकर अलग हो जाता है। ढक्कन वाले की गंजी खोपड़ी पसीने से तर हो जाती है। समझ आता है कि अब उसकी गांड फटने वाली है। सामने एच खड़ी है, एकदम भयानक लग रही है और कहती है, तैयार हो जा साले, अब तेरी पूरी तरह से वाट लगने वाली है। ढक्कन वाला पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन एच उसी गुस्से के साथ उसके पीछे पड़ जाती है, आमने सामने भिड़ जाती है। वो अपनी टेंटिकल से वार करता है, लेकिन एच उन्हें ऐसे काटती है जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। गल दूर से ये सब देख रहा है, हैरान कि ये औरत सिर्फ एक कुल्हाड़ी से इस मॉन्स्टर को कबाड़ बना रही है। उसने रास्ते में ढेर सारे मॉन्स्टर्स को काटते हुए देखा है और सोच रहा है, अबे इसमें इतनी ताकत कहां से आ रही है। ये तो औरत नहीं, पूरा का पूरा मॉन्स्टर पावर हाउस है। इधर ढक्कन वाले का दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है, जब वो डायन के साथ था। एक एलियन जैसा मॉन्स्टर उनसे पूछता है, बताओ मॉन्स्टर्स और इंसानों में क्या फर्क है। डायन बड़े ठसक से बोलती है, मॉन्स्टर्स बेवकूफ होते हैं, इंसान नहीं। वो एलियन मॉन्स्टर हामी भरता है, हाँ इंसान चालाक होते हैं, हालात के हिसाब से ढल जाते हैं,
लेकिन कमजोर होते हैं। मॉन्स्टर्स ताकतवर हैं पर साले बुद्धू हैं, बस इंस्टिंक्ट से चलते हैं। फिर ढक्कन वाला साला बोलता है, हम लोग और डायन न तो इंसानों जितने कमजोर हैं, नहीं मॉन्स्टर्स जितने गधे। हमारे पास दोनों की ताकत है, हमें कोई मॉन्स्टर भी टक्कर नहीं दे सकता। वो कहता है, हम लोग जो कैनिबल ट्राइब से हैं, चुने हुए हैं, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हम ही परफेक्ट हैं। डायन और ढक्कन वाला दोनों सहमत होते हैं और ढक्कन वाला उस एलियन को फादर कहकर बुलाता है। लगता है वो उनका बॉस है। फादर उन्हें ऑर्डर देता है, तुम दोनों डंगियोन मास्टर की बच्ची को ठोक दो, मैं खुद डंगियोन मास्टर को देखता हूं। अब वापस प्रेजेंट में लड़ाई चल रही है। गल देखता है कि ढक्कन वाला कोई चाल चलने वाला है। वो फटाक से एज को चेतावनी देता है। एज अपनी तेजी से नीचे झुकती है, हमला चूक जाता है और फिर वो ढक्कन वाले के पेट में गहरा कट मार देती है। वो साला पीछे लड़खड़ा जाता है, लेकिन इतना मार खाने के बाद भी कहता है, तू मुझे हरा नहीं सकती। जैसा मेरे फादर ने कहा, मैं चुना हुआ हूं, तू कुछ नहीं कर सकती। वो अपनी चोटें ठीक करता है और चिल्लाता है, यहां सब मरने वाले हैं। फिर वो एच की तरफ दौड़ता है। एच अपनी जगह से हिलती भी नहीं। लगता है अब उसकी बैंड बजेगी, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है मॉन्स्टर मम्मी पर, जो डायन को बेरमी से काट रही है। डायन हैरान है, देखती है कि इस मॉन्स्टर औरत की आंखें पीली है, ठीक उसके फादर जैसी। तो भाई, अब सवाल यह है कि ये मॉन्स्टर मम्मी डायन पर इतना क्यों टूट पड़ी है, और ऊपर से ये इतनी तगड़ी है कि डायन की हालत पतली हो रही है। मम्मी का एक जोरदार वार पड़ता है और डायन के मुंह से खून की नदी बहने लगती है। डायन सोचती है, अबे अब मजाक नहीं, सीरियस होना पड़ेगा। वो देखना चाहती है कि मम्मी में कितना दम है। उसकी टेंटिकल्स फटाफट बदलने लगती है, जैसे कोई सेंटीपीड बन गया हो। लंबाई और साइज भी बढ़ जाता है। वो अपनी टेंटिकल्स मम्मी पर फेंकती है, लेकिन मम्मी भी कोई ढीली नहीं है। वो अपनी सारी ताकत हाथों में जमा करती है और सारी टेंटिकल्स को काट डालती है। साफ दिख रहा है कि डायन को मम्मी से भिड़ने में पसीने छूट रहे हैं। इधर मम्मी का पावर लेवल जैसे सुपरचार्ज हो गया हो। डायन कितनी भी बार टेंटिकल से वार करे, मम्मी बस इधर उधर से चकमा दे देती है। डायन का तो दिमाग खराब हो रहा है। ये आता जाता खेल चलता रहता है और मम्मी धीरे धीरे डायन को पेल रही है। एक पल आता है जब मम्मी डायन के करीब पहुंचती है और उसकी नुकीली टेंटिकल डायन के चेहरे से बस कुछ इंच दूर होती है। डायन बच नहीं सकती तो अपना हाथ आगे कर देती है, कम से कम चेहरा तो बचा लेती है। लेकिन ये लड़ाई ने डायन को पूरा थका दिया है। वो बस खड़ी होने की हालत में भी नहीं है। उधर मम्मी एकदम ठंडे दिमाग से खड़ी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डायन के लिए और मुसीबत यह है कि मम्मी का दिया हुआ जख्म ठीक नहीं हो रहा। पहले तो उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन अब लग रहा है कि इस लड़ाई के सारे जख्म ठीक होने से रहे। डायन सोचती है, अबे कहीं ये जहर तो नहीं इस्तेमाल कर रही। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो बस डर से कांप रही है, क्योंकि अब मामला जिंदगी मौत का हो गया है। आखिरी रास्ता चुनते हुए वो अपनी घायल टेंटेकल और हाथ को फट से अलग कर देती है। फिर एक गुस्सैल बिल्ली की तरह मम्मी पर टूट पड़ती है। मम्मी को यह सब बच्चों का खेल लग रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसे चकबी को ढूंढना है, तो वो सोचती है, अब बस इसे खत्म कर देती हूं। लेकिन डायन मम्मी के करीब आती है और अपने कटे हुए हाथ से खून का फव्वारा छोड़ देती है। वो खून मम्मी की आंखों में चला जाता है, उसे अंधा कर देता है और ये कायर डायन मौका देखकर अपनी जान बचाने भाग खड़ी होती है। तो भाई, डायन अब अपनी गांड फाड़ स्पीड से भाग रही है। सोच रही है, अबे अपने ढक्कन वाले भोसड़ी के चन को ढूंढना पड़ेगा, वरना ये मम्मी मेरी चूतर फाड़ देगी। अगर चंद साथ हो तो शायद इस मादरचोद मम्मी को ठोकने का चांस मिले। लेकिन वो चंद भी हीरा से अपनी गांड मरवाने में बिजी है। साले के सारे हाथ पैर गायब हो गए हैं। अब वो बस लंगड़ा लौड़ा बनकर रह गया है, कुछ कर भी नहीं सकता। इधर डायन पूरा जोर लगाकर चिल्ला रही है, चन, अबे चन, कहां मर गया साले। लेकिन मम्मी इस चुड़ैल को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वो सोच रही है, इन हरामियों ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, अब इनकी मां चोद डालूंगी। सीन फिर से उस थके हुए चन पर आता है, जो अब पूरा पिटा हुआ मां लग रहा है। शरीर से ज्यादा उसकी ईगो की गांड मारी गई है। वो सोच रहा है, अबे ये इंसानी चुड़ैल मेरी इस कदर वाट लगा रही है, मैं तो इसे फटीचर समझता था। हीरा उसके गधे जैसे चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर हंसते हुए बोलती है, क्या रे ढक्कन, सोच रहा है ना कि ये चूतिया इंसान मुझसे कैसे मजबूत हो सकता है। अरे भोसड़ी के, मैं तेरे से कमजोर नहीं हूं। और फिर वो उसके सिर पर ऐसा धक्का मारती है कि साला पूरा ढक्कन फट जाता है। एक घिनौनी चटाक की आवाज गूंजती है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो आवाज हीरा के थप्पड़ से नहीं, बल्कि चंग के अपने सीने में हाथ घुसेड़ने से आई थी। वो सोचता है, इसके हाथों मरने से अच्छा है अपनी मर्जी से ढेर हो जाऊं, कम से कम इस तो बचेगी। उसे पूरा यकीन है कि उसका फादर इस हीरा की गांड जरूर फाड़ेगा। और बस वो साला वही लटक जाता है। ठीक उसी टाइम डायन सीन में घुसती है और चंद को मरा देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है। लेकिन अभी वो हाय तौबा भी नहीं कर पाती कि पीछे से मम्मी का एक कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता है। वो कोड़ा ऐसा था कि डायन की सारी हेकड़ी निकल गई और वो वही ढेर हो गई। चकबोच अपनी मम्मी को देखकर खुशी से चिल्लाती है, अम्मा आ गई, अब इन हरामियों की लगेगी। गल भी राहत की सांस लेता है। लेकिन दोनों की खुशी तब गांड में चली जाती है जब हीरा मम्मी की तरफ भैंस की स्पीड से दौड़ती है। मम्मी,
जो अभी तक कंफ्यूज थी सोचती है ये चुड़ैल कौन है रे। लेकिन वो फट से पोजीशन ले लेती है इस नई वाली ठरकी से निपटने के लिए। खून की होली शुरू होने से पहले गल अपनी मर्दानगी दिखाता है। हीरा के दोनों हाथ पकड़कर बोलता है, अबे मेरी बीवी को छूने की औकात भी मत रखियो, वरना तेरी गांड में ईंट ठूंस दूंगा। हीरा उस भैंसे जैसे गल से छूटने की कोशिश करती है और मम्मी हैरानी से अपने मर्द को देखती है। सोचती है, अबे ये लौड़ा यहां क्या कर रहा है। मम्मी को गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी। वो अपने पति से पूछती है, अरे तुम यहां क्यों चले आए, मैंने तो कहा था बाहर इंतजार करो। लेकिन गल जो एकदम का भैंसा है बोलता है, अरे जब मेरे परिवार पर बनाई हो तो क्या मैं बाहर बैठकर अंगूठा चूसता रहूं। वो हीरा को पकड़े पकड़े ये सब बोल रहा है और हीरा को कंट्रोल करने में उसकी सांस फूल रही है। इधर चकबोच अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ती हुई मम्मी के पास पहुंचती है। वो बोलती है, अम्मा मैंने मॉन्स्टर से भागने की पूरी कोशिश की जैसा आपने कहा था। अपनी बच्ची को ऐसे देखकर मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एकदम जोरदार गले लगती है। ऐसा सीन बनता है कि पूरा माहौल प्यार से भर जाता है। गल भी अपने दिल को रोक नहीं पाता, उसकी आंखें छलकने को तैयार है। हीरा ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाती है। सोचती है ये क्या ड्रामा चल रहा है। जब ये गले मिलाई चल रही होती है हीरा की नजर चकबोच की म्यूटेटेड उंगली पर पड़ती है। वो एकदम आगब बुला हो जाती है। वो मम्मी पापा को फटकार लगाना शुरू कर देती है, अरे तुम लोग अपनी बच्ची का ध्यान भी रखते हो या नहीं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये भयानक हालत हो गई, ऊपर से तुम्हें पता भी नहीं कि उसमें ये बदलाव आया। क्या मम्मी पापा हो तुम। वो इतना गुस्से में बोल रही है कि लगता है अभी सबको पीट देगी। तभी गल बीच में कूद पड़ता है क्योंकि उसे अपनी बीवी पर कोई चिल्लाना बर्दाश्त नहीं। वो हीरा से कहता है, सुनो सारा कसूर मेरा है शुरू से, तो मेरी बीवी पर क्यों चढ़ रही हो। लेकिन मम्मी फट से अपने पति को चुप करा देती है। वो गल को अपना ट्रांसलेटर बनाती है और हीरा से कहलवाती है, मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी जान बचाई। जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ वो मेरी गलती है। वो आगे बताती है, यहां से सामान इकट्ठा करने के बाद हम होप विलेज जाएंगे उसकी इलाज के लिए, और तुम्हें तुम्हारी मेहरबानी का इनाम जरूर मिलेगा। फिर वो पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। हीरा फट से जवाब देती है, मैं हीरा हूं और चकबोच की दोस्त हूं। ये सुनते ही मम्मी पापा के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सोचते हैं ये आंटी टाइप औरत हमारी छोटी बच्ची की दोस्त कैसे हो सकती है। मम्मी फट से चकबोच की तरफ मुड़ती है और पूछती है, सच बता ये सच है। चकबोच खुशी से उछलते हुए बोलती है, हाँ माँ बिल्कुल सच है। गल ये सुनकर हैरान हो जाता है, अरे बेटी तूने ये बात हमसे छुपाई क्यों। चकबोच फट से माफी मांगती है, पापा हीरा ने कहा था किसी को मत बताना, लेकिन वो बहुत अच्छी है, सच में वो बुरी नहीं है, मेरे साथ बहुत प्यार से रहती है। मम्मी पापा उसे बीच में रोक देते हैं। सोचते हैं ये क्या चक्कर है भाई, कि तभी हीरा बीच में कूद पड़ती है और दोनों को चुप करा देती है। वो बोलती है, अरे गलती मेरी है यार, मैंने ही चकबोच से कहा था कि ये सब सीक्रेट रखे, लेकिन देखो कुछ बुरा तो हुआ नहीं ना उसकी वजह से, तो टेंशन मत लो। फिर वो फट से मुद्दे पर आती है, अब ये फालतू की बकवास छोड़ो और सामान ढूंढने पर ध्यान दो, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो बाहर निकलने लगती है और चकबोच अपनी छोटी टांगों से उसके पीछे पीछे भागती है। मम्मी चुपचाप सोच में पड़ जाती है, यही हीरा थी जिसने उस मॉन्स्टर को ढेर करके मेरी जान बचाई थी। वो फिर अपने पति की तरफ मुड़ती है और हमेशा की तरह उसे ट्रांसलेटर बनाती है। वो हीरा को रोककर पूछती है, सुनो तुम असल में हो कौन। हीरा फौरन जवाब नहीं देती, थोड़ा रुककर बस इतना कहती है, मैं चकबोच की दोस्त हूं और कुछ नहीं। वो उन्हें सोचने का मौका भी नहीं देती और बोलती है, चलो जल्दी करो, टाइम बर्बाद मत करो। वो आगे बढ़ते हैं और दूर से डायन दिखती है जो अभी तक जिंदा है, शायद किसी तरह बच निकली। हमारी टीम आगे बढ़ती है रास्ते में ज़ॉम्बीज को काटते हुए। आखिरकार वो एक वेयरहाउस तक पहुंचते हैं जहां ढेर सारा सामान भरा है। चकबोच और गल एक बॉक्स खोलते हैं और उनकी आंखें चमक उठती है। अंदर ढेर सारे स्नैक्स हैं, ऐसे कि किसी का भी दिन बन जाए। गल फट से सारे टेस्टी स्नैक्स अपने बैग में ठूंस लेता है। सोचता है ये लूट चकबोच के इलाज के लिए काफी है। इधर मम्मी चुपचाप पीछे खड़ी है, उसका दिमाग हीरा की पहचान में उलझा है। वो सोचती है ये हीरा कोई आम इंसान नहीं है, जिस तरह से ये लड़ती है साफ पता चलता है चकबोच आज इसके कारण ही जिंदा है। लेकिन इसमें कुछ अजीब है, कुछ खटक रहा है। हीरा का चलने का तरीका, लड़ने का ढंग, उसकी शांत चित्त हरकतें, सब कुछ मम्मी को शक में डाल रहा है। लेकिन चाहे जितना दिमाग लगाए वो समझ नहीं पाती कि हीरा का रहस्य क्या है। खैर ढेर सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। चकबोच अपने पापा की पीठ पर सवार है, मजे से पिग्गी बैक राइड ले रही है। अचानक मम्मी को टनल के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो फट से ब्रेक मारती है। तभी अचानक दो विशाल हाथ बाहर निकलते हैं और सबको उल्टी दिशा में भागना पड़ता है। लेकिन वो चीज जो भी है बहुत तेज है, कोई चांस नहीं कि वो इससे भाग सके। ऊपर से हॉलवे के सामने मॉन्स्टर्स का झुंड खड़ा है, रास्ता रोक रहा है। लेकिन किस्मत अच्छी है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स भी उस चीज से उतने ही डरे हुए हैं जितना हमारा ग्रुप। वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। टनल में दौड़ते हुए उन्हें आगे एक दोराहा दिखता है, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता ले। तभी वो विशाल हाथ गल के दाहिने कंधे के पास से गुजरता है और दाहिना रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये देखते ही सब समझ जाते हैं ये डंगियोन मास्टर हमसे मजाक कर रहा है। साला कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो बाएं मुड़ते हैं
गल को यकीन है कि बाहर निकलने का रास्ता बस थोड़ा आगे है, लेकिन वो विशाल हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार वो बाहर निकलते हैं, लेकिन जहां पहुंचे हैं वो जगह मॉन्स्टर से भरी है और ऊपर से डेड एंड है। अब समझ आता है कि डंगियोन मास्टर ने दाहिना रास्ता क्यों ब्लॉक किया था। दोनों औरतें मम्मी और हीरा स्टांस लेती हैं सामने के खतरे से निपटने के लिए। सामने जो क्रिएचर है वो न सिर्फ भयानक दिखता है, बल्कि आम ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा ताकतवर भी लगता है। गल चिल्लाता है, फक दिस शिट, अब क्या करेंगे? हीरा बोलती है, ब्लडी हेल, तैयार हो जाओ, इस बास्टर्ड को ठोकना पड़ेगा। ये मॉन्स्टर जिसकी पीली आंखें हैं वो कोई साधारण वाला नहीं है। पीली आंखें मतलब ये साला अपने दिमाग से चलता है, जो चाहे वो कर सकता है। सीन फिर अतीत में चला जाता है, जहां वो एलियन जैसा मॉन्स्टर दिखता है जिसे डायन फादर बुलाती थी। लगता है इसने आखिरकार डंगियोन मास्टर का शरीर हथिया लिया है। वो इसके न्यूट्रिएंट्स को चख रहा है और सोच रहा है, अबे अब तो काफी टाइम तक दूसरा शरीर ढूंढने की टेंशन नहीं। चलते चलते वो डायन और ढक्कन वाले मॉन्स्टर के बारे में सोचता है। ये दोनों हरामी कहाँ गायब हो गए? तभी उसे डायन की एक टेंटेकल दिखती है। वो ट्रेल फॉलो करता है और देखता है कि ढक्कन वाला और डायन दोनों ढेर हो चुके हैं। डायन अभी जिंदा है पर बुरी तरह घायल। वो पास जाता है और पूछता है, किसने तेरे साथ ये हाल किया? डायन पहले तो सोचती है कि ये डंगियोन मास्टर है, लेकिन फादर फट से क्लियर करता है, अबे मैं तेरा बाप हूं, बता किसने मारा? डायन बोलती है, एक पीली आंखों वाला मॉन्स्टर तेरे जैसा। अब प्रेजेंट में मम्मी को पसीना छूट रहा है इस पीली आंखों वाले मॉन्स्टर को देखकर। गल पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? मम्मी बोलती है, नहीं यार, पहले तो ये साला बोल भी नहीं सकता था, लेकिन अब इसकी छाती में एक आंख चमक रही है जो नया है। दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर अपनी गंदी टांगों से विशाल हाथ उगा लेता है। मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये पीली आंखों वाला बास्टर्ड मम्मी को पहचानता है। वो चिल्लाता है, मेरा शरीर वापस कर जो तूने चुराया। गल अपनी बीवी से पूछता है, अरे तूने इसका कुछ लिया क्या? मम्मी बोलती है, क्या बकवास कर रहा है ये शिटहेड, मुझे कुछ नहीं पता। मॉन्स्टर को हैरानी नहीं होती कि मम्मी उसे इस नए रूप में नहीं पहचानती। उसे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो मम्मी को मारकर शरीर वापस लेने का प्लान बना रहा है। तभी हीरा आगे आती है और गल से बोलती है, चकबोच को सुरक्षित रखो और बीच में मत आना, ये ब्लडी बास्टर्ड मुझसे निपटेगा। लेकिन हीरा आगे बढ़े उससे पहले मम्मी उसे रोकती है, नहीं, मैं इस मॉन्स्टर से भिड़ूंगी। शायद मार न सकूं, पर रोक तो सकती हूं। इसके लिए उसे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा, जिसमें बहुत दर्द होगा। फिर भी मजबूरी है। वो अपने दांत बढ़ाती है जो लाल हो जाते हैं। उसकी टेंटेकल से एक नुकीली सुई निकलती है, वो भी लाल। इतना करने के बाद वो थक जाती है, लेकिन सोचती है अब रुकना नहीं है। गल का मुंह खुला रह जाता है, होली फक, ये क्या कर रही है? लगता है मामला गंभीर है। मम्मी फुल स्पीड से मॉन्स्टर पर टूट पड़ती है। इधर और मॉन्स्टर्स जगह पर चले आते हैं। हीरा सोचती है, मम्मी बड़े वाले से निपटे, मैं इन छोटे फकर्स को ठोकती हूं। वो एक आंखों वाला मॉन्स्टर मम्मी की लाल सुइयों को देखकर ललचा रहा है, इसी वजह से वो उसका शरीर चाहता है। वो अपने विशाल हाथ खोलता है, लेकिन मम्मी बिना रुके उन्हें काट डालती है। मॉन्स्टर की आंखें काली पड़ जाती है, गुस्सा सातवें आसमान पर। वो सोचता है, इतनी मेहनत की इस शरीर के लिए और इसने मेरे हाथ बर्बाद कर दिए। अब उसके हाथ सड़ गए हैं, यूजलेस हो गए। मम्मी उस गंदे एक आंखों वाले की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाली होती है, मॉन्स्टर अपनी जीभ से उसके पैर पकड़ लेता है। मम्मी बस कुछ इंच दूर ठिठक जाती है। ये साला मॉन्स्टर जानबूझकर उसे पास आने दे रहा था और अब खुश है कि मम्मी इसके झांसे में आ गई। मम्मी अपनी टेंटेकल से जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक देता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि चकबोच डर से चीख पड़ती है। मॉन्स्टर मम्मी को पीटता रहता है। चकबोच से ये सब देखा नहीं जाता। वो अपनी अम्मा को बचाने के लिए फुल स्पीड से दौड़ पड़ती है। मम्मी की आंखों की पीली चमक फीकी पड़ जाती है। वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी में वो बस भाग रही है, बिना किसी दिशा के। उसकी पीठ की टेंटेकल्स बढ़ने लगती हैं और उसे अपनी हड्डियों में अजीब सा एहसास होता है। मम्मी अपनी पीठ से उन टेंटेकल्स को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हर बार बुरी तरह फेल हो जाती है। आखिरकार वो टेंटेकल्स को अलग करने में कामयाब हो जाती है, पर डर तब और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि वो परजीवी अब उसके सामने चल रहा है। वो साला परजीवी अचानक उस पर झपट्टा मारता है। मम्मी सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, अम्मा, और वो सपने से बाहर आती है। उसकी आंखों में पीली चमक फिर से लौट आती है। चकबोच अपनी म्यूटेटेड उंगली लिए मम्मी और उस मॉन्स्टर के बीच में खड़ी है और उस हरामी मॉन्स्टर को गरियाने लगती है, अबे साले, मेरी अम्मा को छोड़ दे। मम्मी डर से कांप रही है, चिल्लाती है, बेटी भाग जा यहां से। लेकिन हीरा और गल दूसरों मॉन्स्टर से भिड़े हुए हैं। वो कुछ कर नहीं सकते
बस देखते रहते हैं। मम्मी हिम्मत जुटाती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए, हालांकि वो हिल भी नहीं सकती। वो पीली आंखों वाला भोसड़ी का मॉन्स्टर चक बोझ को देखकर ललचाता है। पूछता है, अबे तू इंसान है या मॉन्स्टर? तेरी उंगली तो म्यूटेटेड है। मुझे बता, ये मेरे शरीर का हिस्सा कैसे मिला? पता नहीं ये कमीना क्या बक रहा है, लेकिन देखते हैं ये एक आंखों वाला साला क्या ड्रामा करने वाला है। चक बोझ गुस्से में उस पर चिल्लाती है, अबे हरामी, मेरी अम्मा को अकेला छोड़ दे। ये एक आंखों वाला फकर चक बोझ को देखकर सोचता है, ये तो रेयर माल है, इसे और इसकी मां को साथ ले जाऊंगा, अंदर से चीर कर देखूंगा। हीरा ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्या बकवास है ये? मॉन्स्टर का विशाल हाथ उनके ऊपर मंडराने लगता है। मम्मी फिर से चिल्लाती है, बेटी भाग जा। लेकिन चक बोझ जिद्दी है, वो डर के मारे कांप रही है, फिर भी अपनी मां को बचाने के लिए डटी रहती है। अपनी बच्ची को इतना हिम्मत दिखाते देख मम्मी का खून खौल उठता है। वो सोचती है, अब अपने परिवार को हर हाल में बचाऊंगी। वो चक बोझ को जोर से गले लगाती है। मॉन्स्टर का हाथ उनके ऊपर आता है और अगले ही पल वो उन पर धड़ाम से गिरता है। हीरा और गल हैरान रह जाते हैं। वो पीली आंखों वाला साला हंसता है, अब बदला पूरा हुआ। लेकिन मम्मी को इतनी आसानी से कौन हरा सकता है? वो इतनी तेजी से जवाब देती है कि उस मादरचोद मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आता कि वार कहां से आ रहे हैं। बस उसका खून चारों तरफ छींट रहा है। हमले खत्म होते ही मम्मी सुरक्षित दूरी बना लेती है। वो मॉन्स्टर पूरा टूट चुका है, उसका शरीर पिघल रहा है जैसे मक्खन। गल सोचता है, फक मी, ये क्या शक्ति है? ऐसा तो कभी नहीं देखा। लगता है मम्मी में कोई जागृति हुई है। अब उसके पास 2 लाल सुइयों वाले कोड़े हैं। इधर एक कोने में बाकी मॉन्स्टर्स डर से भाग रहे हैं, क्योंकि वो छोटा साला जो पहले दिखा था उनके पीछे पड़ा है, चिल्ला रहा है, अबे मेरे साथ खेलो। लेकिन कोई उस हिंसक हरामी से खेलना नहीं चाहता। वो पीली आंखों वाला बास्टर्ड अपनी हालत देखकर तड़प रहा है। शिट, मेरा नया शरीर जो अभी हथियाया था बर्बाद हो गया। पहले तो कह रहा था कि वो आसानी से ले रहा था, लेकिन अब गुस्से में चिल्लाता है, अब कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वो अपने विशाल हाथ फिर से हमारी टीम पर चलाता है, लेकिन हैरानी की बात, वो हमारी टीम को टारगेट नहीं कर रहा। वो पास के मॉन्स्टर्स को पकड़कर चटकर जाता है, जैसे कोई भूखा भेड़िया खाना ठूंस रहा हो। कोई समझ नहीं पाता कि ये साला क्या कर रहा है, लेकिन उसे देखो, वो और ताकतवर हो गया है। शरीर फिर से ठीक हो गया है। अब वो इतना विशाल हो गया है कि गल का पसीना छूट रहा है। ब्लडी हेल, ये क्या बन गया? मम्मी फट से गल से बोलती है, बेटी को पकड़ो, मैं इस मॉन्स्टर से निपटती हूं। गल को उसका आइडिया पसंद नहीं आता। वो सोचता है यहां से जिंदा निकलना चाहिए, लेकिन मम्मी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती है। गल अपने आप को कोसता है, क्या कमजोर पति हूं मैं, डैम इट। लेकिन वो चक बोझ की जान की कसम खाता है। मम्मी जाने से पहले गल और चक बोझ उसे चीयर करते हैं, इस मॉन्स्टर की गांड मार दो। मम्मी एक कुटिल स्माइल फ्लैश करती है और उस पीली आंखों वाले हरामी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है। वो साला अपनी विशाल मुट्ठी से उसे कुचलने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर को हंसी आती है, अबे ये मम्मी इन फालतू इंसानों को फैमिली बुलाती है, क्या बकवास है। वो चिल्लाता है, मेरी फैमिली असली है। मेरे बच्चे मेरे हर हुक्म का पालन करते हैं, क्योंकि मैंने उनकी परवरिश में खून पसीना बहाया। यही है सच्चा परिवार। लेकिन मम्मी पीछे नहीं हटी। वो फट से उस एक आंखों वाले कमीने के पीछे पहुंचती है और बोलती है, अरे भोसड़ी के, फैमिली का मतलब गुलाम बनाना नहीं होता। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी लाल सुइया उस साले पर छोड़ देती है। मॉन्स्टर फट से मांस का ढाल बनाता है। सुइया मांस को जला देती है, पर अंदर तक नहीं पहुंच पाती। वो साला अपनी विशाल मुट्ठी फिर से चलाता है, लेकिन जैसे ही वो मम्मी से टकराती है, मम्मी अपने दांत उसके हाथ में गाड़ देती है। जहां दांत लगते हैं मांस जलने लगता है। वो उस हरामी के हाथ को जहां तहां चुभोती है। मॉन्स्टर गुस्से में उसका पैर पकड़ लेता है और मुट्ठी कसता है, उसे हिलने न देने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, फक यू, तूने मेरा एक हाथ बर्बाद कर दिया, अब तेरी हड्डियां चूरा कर दूंगा। दबाव बढ़ता है। मम्मी का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसे लगता है वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन तभी मॉन्स्टर घुटनों पर गिर पड़ता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। पता चलता है उसकी टांग कट गई है और ये कारनामा हीरा का है। वो चिल्लाती है, मम्मी भागो, मैं इसे रोकती हूं। लेकिन मम्मी कहां मानने वाली। वो उठती है और मॉन्स्टर पर टूट पड़ती है। हीरा भी पीछे नहीं हटती।
दोनों मिलकर उस साले को ठोक रही है। गल हैरान देख रहा है। ये दोनों तो एकदम बैडएस है। उसे यकीन हो जाता है अब तो जीत पक्की है भाई। लेकिन तभी पीछे से उस छोटे से चूतिया बच्चे की आवाज गूंजती है, कोई मेरे साथ खेलो। चकबोच चौंक जाती है। ये तो वही हरामी है जिसने मेरी कैंडीज छीनी थी। मम्मी अपनी बेटी को बचाने के लिए जान लगा रही है, पर हीरा उलझन में है। इस बास्टर्ड से लड़ूं या छोटी को लेके भागूं? उसे पता है कि मम्मीगल को छोड़ने से उनकी मौत हो सकती है, पर चकबोच को बचाने का मौका भी है। फिर भी वो सोचती है, इस मदरचोद को ठोकना हाय है। मम्मी भी यही सोच रही है। साले को टुकड़े टुकड़े करेंगे, सबको साथ लेके निकालेंगे। लेकिन मॉन्स्टर अपना फाइनल फॉर्म ले लेता है और बड़ा मजबूत हो जाता है। वो हंसता है, अब तुम सबकी मौत पक्की है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बोलने का टाइम नहीं है। दूसरी तरफ वो छोटा साला चकबोच को देखकर हैरान है। गल को मॉन्स्टर से अजीब सी बदबू आती है। चकबोच अपने पापा को याद दिलाती है, पापा इसके हाथ लंबे ही है, मुझे मार सकता है। गल उस छोटे हरामी को गुस्से में देखता है। ये छोटा साला अभी हमारी लड़की से पिट चुका है, खैर भी अकड़ दिखा रहा है। चकबोच भी परेशान है। उसने जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया। वो छोटा साला गुस्से में चकबोच की तरफ दौड़ता है, लेकिन गल अपनी बेटी को उठा लेता है और उसे भगाने की कोशिश करता है। हैरानी की बात, वो छोटा साला रुक जाता है और पीछे हटने लगता है। गल सोचता है, क्या बात है, ये तो डर के आगे जीत है वाला सीन है क्या? लेकिन कुछ समझ नहीं आता। अगर ये कमजोर होता तो भाग जाता, फिर ये यहां क्यों आया? तभी उस छोटे साले की नजर पास के हंगामे पर पड़ती है और वो अपनी मां को देखकर चौंक जाता है। हां, ये डंगियोन मास्टर का बच्चा है। गल को उसकी नजरों में बदलाव दिखता है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। इधर लड़ाई में धूल छंटती है और साफ होता है कि हीरा हार गई है। वो नीचे पड़ी है। मम्मी भी बस टिकी हुई है, अपनी सारी ताकत लगा चुकी है। वो एक आंखों वाला भोसड़ी का मॉन्स्टर मम्मी को पकड़ लेता है और उस पर तंज कसता है, चाहे तूने अपनी फैमिली के लिए कितने भी बलिदान दिए हों या कोई छुपी हुई ताकत हो, सब बेकार है। मैं तुझे ऐसी निराशा दिखाऊंगा कि तू चीत्कार करेगी। वो अपना गंदा मुंह खोलता है, मम्मी को चबाने के लिए तैयार। लेकिन तभी सबकी नजर गल पर पड़ती है, जो उस छोटे हरामी बच्चे को हाथ में उठाए चिल्ला रहा है, अबे मेरी बीवी को छोड़, वरना ये छोटा साला खतरे में पड़ जाएगा। वो पीली आंखों वाला कमीना उसे देखता है। ये तो डंगियोन मास्टर का बच्चा है, लेकिन ये लौंडा क्या करेगा? गल अपनी बात साफ करता है, ये है हॉस्टेज ड्रामा भाई। अगर ये फकर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो मेरी बीवी को छोड़ दे। मॉन्स्टर हंसता है, फ्यूटाइल है भाई। मैं डंगियोन मास्टर नहीं हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस छोटे चूतिया से? लेकिन यही वो गलत साबित होता है। अचानक उसकी उंगली अपने आप हिलने लगती है। वो छोटा साला चिल्ला रहा है। डंगियोन मास्टर अपने शरीर पर कंट्रोल लेने लगती है और वो पीली आंखों वाला हरामी समझ जाता है कि उसकी गांड फटने वाली है। बच्चा और डंगियोन मास्टर की नजरें मिलती है और दोनों के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मां को अपने बच्चे के लिए सारा प्यार याद आता है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो पीली आंखों वाला कमीना हैरान है, ये क्या इमोशनल अत्याचार है? इस छोटे से प्यार की वजह से मैं कंट्रोल कैसे खो रहा हूं? पूरा शरीर उस मादरचोद के खिलाफ बगावत कर रहा है। आखिरकार मम्मी को पकड़ा हुआ हाथ ढीला पड़ता है और वो नीचे गिरने लगती है। वो साला अपनी सारी विल पावर लगाकर हाथ को फिर से कंट्रोल करता है। नुकीले नाखूनों से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हीरा एक कुल्हाड़ी फेंकती है जो उसके हाथ को चकनाचूर कर देती है। मम्मी को मौका मिलता है, वो उस हरामी के शरीर पर गहरा कट मारती है, जिससे वो बेकार हो जाता है। गल हैरान है, अरे वाह, मेरी बीवी तो थाला फॉर अ रीजन निकली। हीरा भी चौंक जाती है। चकबोच मजे ले रही है, अम्मी ने इसकी बजा दी। लेकिन मम्मी जानती है अभी गेम ओवर नहीं हुआ भाई। वो फिर से वार करने की सोचती है। इस बार टारगेट वो पीली आंखों वाला परजीवी, पर वो कमीना फट से जवाब देता है। मम्मी के हाथ में गहरा कट मारता है। मम्मी रुकती कहाँ है? वो अपने जहरीले नाखूनों से उस साले को खत्म करने की ठान लेती है, लेकिन तभी डायन कूद पड़ती है अपने बाप को बचाने के लिए। मम्मी हैरान, ये रंडी अभी जिंदा कैसे है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, उसकी टेंटिकल्स में जलन शुरू हो जाती है।
वो अपनी सारी ताकत लगा चुकी है और अब ढेर होने लगती है। जीत बस एक कदम दूर थी, पर वो आखिरी पल में लड़खड़ा जाती है। वो गिरती है और डंगियों मास्टर का बेजान शरीर भी ढह जाता है, क्योंकि उसे कोई होस्ट नहीं बचा। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। धूल छंटने के बाद गल और चकबोच मम्मी को ढूंढते हैं। हैरानी की बात, उनकी गिगाचैट बीवी उनके सामने खड़ी है। मम्मी डंगियोन मास्टर के बेजान शरीर को देख रही है। उसे अफसोस है कि परजीवी छूट गया, पर राहत है कि लड़ाई खत्म हुई। लेकिन तभी पता चलता है डंगियोन मास्टर अभी मरी नहीं, बस थक गई है। मम्मी सोचती है, इसे अभी खत्म कर दूं, सप्लाईज भी मिल जाएंगे। वो अपने नुकीले नाखून बढ़ाती है उस शरीर को बेकार करने के लिए। लेकिन तभी डंगियोन मास्टर का छोटा साला आंसुओं में डूबा हुआ आ जाता है। अपनी मां को बेसुध देखकर रो रहा है। मां बेटे एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज में दर्द और प्यार भरा है। बाकी सब ये दिल दहला देने वाला सीन देख रहे हैं। बच्चा फूट फूट कर रोता है, मम्मी को मैट मारो। खत्म हुई। लेकिन तभी पता चलता है डंगियोन मास्टर अभी मरी नहीं, बस थक गई है। मम्मी सोचती है, इसे अभी खत्म कर दूं, सप्लाईज भी मिल जाएंगे। वो अपने नुकीले नाखून बढ़ाती है उस शरीर को बेकार करने के लिए। लेकिन तभी डंगियोन मास्टर का छोटा साला आंसुओं में डूबा हुआ आ जाता है। अपनी मां को बेसुध देखकर रो रहा है। मां बेटे एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज में दर्द और प्यार भरा है। बाकी सब ये दिल दहला देने वाला सीन देख रहे हैं। बच्चा फूट फूट कर रोता है, मम्मी को मैट मारो। मम्मी थोड़ा झिझकती है और हार मान लेती है, क्योंकि मां और बच्चे के रिश्ते को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि वो डंगियोन मास्टर और उसके छोटे साले को छोड़ रही है, मम्मी अचानक अपनी जहरीली सुई से डंगियोन मास्टर को चुभो देती है। वो छोटा हरामी फूट फूट कर रोने लगता है। बेचारा अपनी मम्मी को बचाने के लिए मम्मी पर मुक्के मार रहा है। चक बोझ भी ये दिल दहला देने वाला सीन देखकर परेशान हो जाती है। गल अपनी बेटी को दिलासा देता है, अरे टेंशन मत लो, अम्मा बस मदद करने की कोशिश कर रही है। और सच में गल बिल्कुल सही है। मम्मी ने वो इंजेक्शन उस बेहोश मॉन्स्टर मां को ठीक करने के लिए दिया था। इंजेक्शन के बाद डंगियोन मास्टर की आंखें खुलती है और सबसे पहले वो अपने बेटे को बुलाती है। वो छोटा साला आंसुओं में डूबा हुआ हाथ फैलाकर अपनी मां से लिपटने दौड़ता है। मम्मी का दिल पिघल जाता है ये देखकर। वो सोचती है, भले ही ये औरत एक खतरनाक मॉन्स्टर हो, लेकिन दिल से दिल तक वाली फीलिंग तो मेरे जैसी ही है, बस अपने बच्चे से प्यार करती है। तभी चकबोच अपनी अम्मा को पुकारती है और पलटते ही उसे जोरदार गले लगाती है। अब सब सुरक्षित है तो चकबोच फैसला करती है कि घर चले। वो लोग चुपचाप वहां से निकलते हैं और चकबोच उस छोटे साले को अलविदा का हाथ हिलाती है। वो साला भी जवाब में हाथ हिलाता है। बाद में डायन अपने बाप के साथ चल रही है। वो हिचकिचाते हुए पूछती है, पापा आपने डंगियोन मास्टर को क्यों नहीं अब्सॉर्ब किया? उसका बाप, वो पीली आंखों वाला कमीना, बोलता है, अरे मैंने बाकी मॉन्स्टर से काफी न्यूट्रिएंट्स चूस लिए हैं। अब मेरी नजर मम्मी और उसकी छोटी चुड़ैल पर है। बस अपना शरीर वापस ले लूं, फिर मुझे किसी के पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायन को ऑर्डर देता है, कैनिबल ट्राइब के सारे भाई बहनों को बोल उस मां बेटी को मेरे पास लाओ। इधर हमारी टीम सुनसान गलियों में है जहां मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। वो चुपके से रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि हीरा घायल है और उसका खून टपक रहा है। सड़क पर घूमते मॉन्स्टर्स उसकी खुशबू पाकर उछल पड़ते हैं। ये तो मजेदार खाना है भाई। लेकिन इससे पहले कि कुछ बिगड़े, वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। सब घर लौटकर राहत महसूस करते हैं। मम्मी खुश है कि सब ठीक है, लेकिन गल बोलता है, अरे हीरा तो गायब है। सब उसे पुकारते हैं और पता चलता है कि हीरा अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बेहोश पड़ी है। बाद में उसकी आंखें खुलती है और सबसे पहले उसे चक बोझ का डरा हुआ चेहरा दिखता है। बेचारी इतनी परेशान है कि उसे पता ही नहीं कि वो हीरा को दबाकर और दर्द दे रही है। हीरा उठती है और वाह, उसका शरीर एकदम जड़ है, बिल्कुल औरत नहीं लग रही, सिवाय इसके कि उसके पास कुछ बड़े एसेट्स। तभी मम्मी दरवाजे से झांकती है। गल खुश है कि हीरा जाग गई और बोलता है, आजा, खाना तैयार है। नूडल्स इतने टेस्टी लग रहे हैं कि गल की आंखें छलक पड़ती है। ये तो स्वैग से स्वागत वाला मोमेंट है। वो नूडल्स को ऐसे चट कर रहा है जैसे कोई फूड चैलेंज जीत रहा हो। गल को याद नहीं कि उसने आखिरी बार इतना मजेदार खाना कब खाया था। वो नूडल्स चट कर रहा है, आंखों में आंसू लिए। इधर बेचारी मम्मी चुपचाप बैठी है, थोड़ी चिढ़ी हुई, शायद इसलिए कि सब मजे से खा रहे हैं और वो नहीं खा सकती। हीरा खाने से पहले नोटिस करती है कि जो कपड़े उसने पहने हैं वो उसके नहीं हैं। चक बोझ फट से बोलती है, हमने तुम्हारे कपड़े धो दिए, ये अम्मा के हैं।
हीरा को कपड़े थोड़े बचकाने लगते हैं। सोचती है, ये क्या बकवास है भाई। चकबोच हीरा से चिपक रही है। हीरा उसकी म्यूटेटेड उंगली नोटिस करती है। नाखून छोटा हो गया है, पर चुप रहती है और खाना खाती रहती है। चकबोच खेलने के लिए भाग जाती है। जैसे ही वो नजरों से दूर होती है, हीरा बोलती है, उसका नाखून छोटा हो गया है, क्या तुमने काटा? गल फट से सफाई देता है, नहीं भाई, कल से ऐसा है। विलेज पहुंचकर देखेंगे कि क्या चक्कर है। वो आगे कहता है, मुझे लगता है कि वो कैनिबल ट्राइब के हरामी हमारी बीवी और बेटी के पीछे पड़ेंगे। विलेज पहुंच भी गए तो सेफ्टी की गारंटी नहीं। वो हीरा से फेवर मांगने वाला है, हमारे साथ होप विलेज चलो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बेस्ट इनाम देंगे, बस मुझे और चकबोच को सेफ रखो। वो दूसरी सर्विंग ऑफर करता है। हीरा फट से ले लेती है और हाँ बोल देती है, लेकिन अचानक हीरा हंसती है, मजाक था भाई, तुम्हें लगा मैं सच में साथ दूंगी? डंगियोन में मदद की, इसका मतलब यह नहीं कि हम एक टीम दो ड्रीम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरते हो या जीते हो, मैं मदद नहीं करूंगी। वो वादा करती है, चलूंगी, पर सिर्फ चकबोच को बचाऊंगी, बाकी तुम लोग खुद देख लो। गल मान जाता है, ठीक है, मैं खुद संभालूंगा। मम्मी फट से ऑब्जेक्ट करती है, अकेले कैसे मैनेज करेगा? गल दिलासा देता है, अरे टेंशन मत लो, मैं सब सेट कर दूंगा। मम्मी हीरा की तरफ मुड़ती है, उसकी जिद से चिढ़ी हुई। सोचती है, ये औरत मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है, जैसे चकबोच उसकी अपनी हो। तभी चकबोच गुस्से में अंदर घुसती है, कोई मुझे ढूंढने क्यों नहीं आया? हीरा फट से बोलती है, चल खेलते हैं। चकबोच का मूड गुस्सा से खुशी में बदल जाता है, लेकिन जैसे ही सब सेटल होता है, मम्मी उसे खींचकर साइड करने की कोशिश करती है। हीरा भी जिद्दी है, चकबोच को दूसरी तरफ खींचती है। दोनों औरतों की राइवलरी साफ दिख रही है, पर यह हेल्दी कंपटीशन चकबोच के लिए अच्छा है। दो औरतें उसकी सेफ्टी के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे को आंखों से तीर मार रही है, और बेचारा गल नूडल्स सूप करता रहता है। वो खुश है कि हीरा साथ आ रही है, बस अब एक अच्छी गाड़ी चाहिए 4 लोगों के लिए। सीन शिफ्ट होता है, कुछ गुंडे एक पीली बालों वाली लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो एक कमरे में भागती है, लेकिन जल्दी समझ आता है कि ये रेस्ट रूम है और अब कोई रास्ता नहीं। वो कमीने गुंडे अंदर घुसते हैं और वो फंस गई भाई वाली सिचुएशन में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ पता चले, सीन हमारी टीम पर आता है। वो गाड़ियां चेक कर रहे हैं, पर 20 ट्राई करने के बाद भी एक भी काम की नहीं मिली। गल सोचता है, अब क्या करे भाई? हीरा बोलती है, चलते रहो। वो आगे बढ़ने लगती है। गल चेतावनी देता है, खतरनाक है, तू अभी ठीक नहीं हुई। हीरा कहती है, मैं बैठ के क्या करूंगी? गल उसकी जिद के आगे हार मान लेता है, मेरे पीछे चल। लेकिन हीरा उसकी टांग पर लात मारती है। गल दर्द से कराहता है। हीरा बोलती है, तू पीछे रह, मैं लीड करूंगी। गल की टांग में दर्द अभी भी है। सोचता है, ये मदद करेगी या मुझे पहले मार डालेगी। फकर। इधर मम्मी और चकबोच अपार्टमेंट में मजे कर रही है, खेलते हुए गल का इंतजार कर रही है। चलते चलते उन्हें उस लड़की की चीखें सुनाई देती है, जो पास के अपार्टमेंट से आ रही है। गल उस तरफ देखता है। लेकिन हीरा गुस्से में उसे खींचती है। क्या भूल गया अपना मेन गोल? दूसरों की मदद सोच रहा है जब खुद को संभाल नहीं सकता। वो ठंडी नजर से कहती है, चकबोच पर फोकस कर, वरना मैं अपनी राह जाऊंगी। गल हिम्मत जुटाता है, सुन तो ले भाई। लेकिन हीरा गुस्सा लेवल 100 पर है। इधर वो गुंडे उस लड़की को रस्सी से बांध चुके हैं। पहले सोचते हैं उसे पीटे, लेकिन एक समझदार साला बोलता है, इसे मत छू, खाने के बदले बेच देंगे। लेकिन एक साला गुंडा चिंता जताता है, अगर विलेज ने इसे लेने से मना कर दिया तो? तभी एक भोसड़ी का गुंडा बोलता है, फिर ओरिजिनल प्लान पर चलते हैं, इसे ठोकेंगे और कहीं फेंक देंगे। सच में ये हरामी बस यही चाहता है कि विलेज इसे पेमेंट में न ले, ताकि वो इसे अपने पास रख सके। लेकिन इनका प्लान इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि गल पार्टी में क्रैश कर चुका है। उसने 2 गंदे गुंडों को लंगड़ा कर दिया, और जो साला उस मासूम लड़की के साथ मजे लेने की सोच रहा था, उसे एक जोरदार लात मारी। बाकी कमीने अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं।
पर उन्हें क्या पता कि जो सबसे तेज भाग रहा था उसे सबसे पहले मुक्का पड़ता है, और वो हीरा का था। हीरा बिना झिझक चिल्लाती है, सारा सामान निकालो, जल्दी। ये मूर्ख उसकी बात नहीं मानते और उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी सूरत ऐसी ठुकाई होती है कि बस देखते बनता है। लड़की फट से थैंक्स बोलती है, आंखों में आंसू लिए। वो अपना नाम बताती है, मैं योंगी हूं। गल भी वही जेस्चर लौटाता है, खुद और हीरा का परिचय देता है। फिर वो बिजनेस पर आता है, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम होप विलेज से हो ना? योंगी फट से हाँ बोलती है। गल खुशी से उछल पड़ता है, सही फैसला था भाई, इसे बचाना। उसे लगता है कि विलेज से किसी को बचाने से चक बोझ का इलाज आसान हो जाएगा। वो बताते हैं कि उन्हें होप विलेज में कुछ काम है। योंगी खुश हो जाती है, आप लोग वहां जा रहे हैं? हमारे विलेज में मजबूत लोग हमेशा वेलकम है। वो बताती है, मैं पहली बार विलेज को प्रमोट करने निकली थी, लेकिन सोचा नहीं था कि इतने भरोसेमंद लोग मिलेंगे। हमारे प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर आपको जरूर पसंद करेंगे। प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर का जिक्र सुनकर गल चौंक जाता है, ये क्या चक्कर है भाई? तभी एक कमीना गुंडा चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा फट से रिएक्ट करती है। उसका हमला फ्यूटाइल है भाई साबित होता है और वो उसे रोक देती है। वो साला बहुत गुस्से में लग रहा है, ऐसा कि गुस्सा लेवल 100 वाला सीन हो। उसे लगता है कि हमारी जोड़ी दुश्मन है, तो वो धमकाता है, योंगी को अभी सौंप दो। लेकिन उसकी हेकड़ी फट से निकल जाती है जब योंगी खुद बोलती है, रुक जाओ, ये मेरे बचाने वाले हैं, दुश्मन नहीं। वो माफी मांगती है, मैं तुम्हारे पीछे करीब नहीं रही, इसलिए गलतफहमी हो गई। गल का सीरियस चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। वो मुस्कुराता है, बस सेफ है, यही सब सेट कर देता है मेरे लिए। वो जोड़ी से भी माफी मांगता है। गल थोड़ा हैरान है, ये वही साला है जो हमें डरावनी आंखों से घूर रहा था, अब भाई भाई मोड में कैसे आ गया? तभी गल को कुछ अजीब दिखता है। योंगी अपने इंस्ट्रक्टर से बात करते वक्त कांप रही है, पसीने पसीने हो रही है, जैसे पत्ता हिल रहा हो। वो बार बार माफी मांग रही है। वो कमीना इंस्ट्रक्टर अपना बड़ा हाथ उसके छोटे कंधे पर रखता है, एक गंदी स्माइल के साथ कहता है, अगली बार करीब रहना। वो साला कंधा दबाता रहता है, चेतावनी देता रहता है। योंगी कहती है, दर्द हो रहा है, लेकिन राहत तब मिलती है जब गल उस हरामी का गंदा हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखें मिलती हैं, आंखों से तीर चल रहे हैं। इस नए कमीने की हरकत देखकर लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है भाई। हीरा दिमाग में 911 डायल करके तैयार है इस हरामी से भिड़ने को, लेकिन हिंसा हमेशा जवाब नहीं होती। गल सेफ खेलता है, बड़ी स्माइल के साथ हाथ बढ़ाता है। वो किलिंग वाला माहौल अचानक बिग ब्रो रियूनियन में बदल जाता है। गल चिकनी चुपड़ी बातें शुरू करता है। योंगी ने होप विलेज की तारीफ सुनी थी, उसका जोश देखकर दिमाग हिल गया भाई। उसने विलेज को इतना अच्छा प्रमोट किया और अपने इंस्ट्रक्टर की भी तारीफ की। योंगी जानती है कि गल बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन साथ देती है। इंस्ट्रक्टर पूछता है, सच में? योंगी पीस साइन बनाकर हाँ बोलती है। वो जड़ साला ठंडी नजर मारता है, लेकिन फिर गल की स्माइल लौटाता है और अपना नाम बताता है, मैं सुइन बीक हूं, होप विलेज का इंस्ट्रक्टर। गल बातचीत को कंट्रोल में लेता है, क्या मेरी फैमिली होप विलेज आ सकती है? बीक चौंकता है, फैमिली? गल बताता है, हां, मेरी बीवी पीछे है और एक बेटी भी। वो बीमार है, विलेज में इलाज करवाना है। हीरा ये सुनते ही डेथ ग्लेयर मारती है, मुझे बीवी बोला? गल सोचता है, अब तो मरा भाई। बीक बोलता है, विलेज में डॉक्टर है, वो देख लेगा, लेकिन एंट्रेंस फी देनी पड़ेगी। गल कहता है, वो तो सेट है, उसी के लिए डंग्योन में जान पर खेल गए। बीक विलेज को खबर देने के लिए निकलता है। कल इसी बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। जाने से पहले योंगी गल को सम्मान देती है। ये शिकार गल और हीरा के लिए कामयाब रहा। चक बोझ का इलाज एक कदम करीब है। गल खुशी से हीरा की तरफ मुड़ता है, लेकिन हीरा उसकी टांग पर जोरदार लात मारती है। गल गिर पड़ता है, दर्द से करहाते हुए चिल्लाता है, ये क्या हरामीपन था? हीरा बोलती है, अपनी बीवी से थोड़ा प्यार समझो। दोनों की नोकझोंक के बीच सीन शिफ्ट होता है। बीक और योंगी एक शांत कॉरिडोर में चल रहे हैं। बीक सोच रहा है, गल की पकड़ इतनी मजबूत थी, मैं खुद को तगड़ा समझता हूं, लेकिन ये साला अगला लेवल है। उसकी बीवी भी कम नहीं, उसने पलक झपकते हमला डोज कर दिया।
बी भयानक ढंग से मुस्कुराता है जब वो सोचता है कि दोनों की प्रतिभा गांव के लिए कितनी जरूरी है। इनको खोना नहीं है, वरना गांव का बेड़ा गर्क। वो मन ही मन सोचता है कि गांव का सरपंच इन दोनों को देखकर खुशी से उछल पड़ेगा। बी इतना उत्साहित है कि अगले दिन का इंतजार नहीं कर पा रहा। अगला दिन आता है और सबसे पहले हमें हीरो रा का गुस्सैल चेहरा दिखता है। वो चिल्लाता है, ये गोरिल्ला अभी तक पैकिंग नहीं कर पाया, क्या लफड़ा है भाई। इधर मॉन्स्टर मम्मी अपनी नन्ही बेटी की उंगली को पट्टी से लपेट रही है ताकि वो ढकी रहे और कोई टेंशन न हो। मम्मी मन ही मन सोचती है, काश मैं भी इनके साथ पड़ जा पाती, पर यह मॉन्स्टर वाला ड्रामा मेरे लिए सजा है। वो अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करती है और आखिरकार चेकबॉक्स से परमिशन ले ही लेती है, लेकिन गॉल तुरंत चिल्लाता है, नो वे मम्मी जी, आप यहां ही ठीक है। मॉन्स्टर मम्मी का चेहरा लटक जाता है। गॉल को भी थोड़ा बुरा लगता है तो वो कहता है, अरे टेंशन मत लो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। उसकी बीवी कहती है, प्रॉमिस करो कि लौटोगे। गॉल बिना सोचे कहता है, हाँ हाँ प्रॉमिस, और मम्मी के सिर पर एक चुम्मी भी ठोक देता है। मॉन्स्टर मम्मी उदास हो जाती है। काश मैं नॉर्मल इंसान होती तो अपने परिवार के साथ घूमती। वो सोच में डूब जाती है और तभी पापा और बेटी अलविदा कहते हैं। सच में टैलेंटेड है या बस ढोंग है? बक तुरंत बोलता है, अरे ये गांव का वीआईपी है, भरोसा रखो। फिर भी गॉल को शक है, पर वो उम्मीद करता है कि उसकी बेटी के लिए सब ठीक हो। वापस अपार्टमेंट में मॉन्स्टर मम्मी पूरी नंगी हो जाती है, हाय राम, और ध्यान लगाती है। उसे अपने शरीर में एक टेंटेकल महसूस होता है और ये टेंटेकल उस कैनिबल ट्राइब के लीडर का है। अब समझ आया वो बार बार क्यों चिल्ला रहा था, मेरा शरीर वापस दो। दूसरी तरफ कैनिबल लीडर भी ध्यान लगाता है और मम्मी की लोकेशन ढूंढ लेता है। वो अपने गुंडों से कहता है, तैयार हो जाओ, डायन उसको पकड़ो। डायन आगे बढ़ता है और सीन कट। हमारा ग्रुप होप विलेज पहुंचता है। वैन रुकते ही बक चिल्लाता है, सामान गाड़ी में छोड़ दो, बाद में ले लेंगे। गॉल सतर्क है और हीरा को इशारा करता है कि साथ में रहें। हीरा उसे घूरती है, भाई मुझे ऑर्डर मत दे। गम डोल अपनी बेटी से पूछता है, याद है ना मैंने क्या कहा था? बेटी थोड़ा सोचती है, फिर बोलती है, हाँ, और तुरंत हीरा को मम्मी बुलाने लगती है। हीरा शर्मिंदा होकर भी स्वीट हार्ट कहकर नाटक चलाती है। गॉल देख रहा है कि हीरा की एक्टिंग तो फुल फ्लॉप है। वैन रुकती है और दरवाजा खुलते ही भीड़ जमा हो जाती है। गॉल हैरान है, ये क्या तमाशा है? बक कहता है, अरे ये गांव की ट्रेडिशन है, लोग नए मेहमानों को देखने आते हैं, घबराओ मत। फिर भी गॉल टेंशन में है और हीरा का मूड तो पहले से ही खराब है। गांव का सरपंच हंग जुन किम आगे आता है और कहता है, स्वागत है, मैं यहां का बॉस हूं। वो सबको देखकर खुश है। गांव में हलचल है। एक ग्रामीण गॉल का भारी बैग उठाने की कोशिश करता है और लुढ़क जाता है। गॉल सोचता है, कमजोर लोग। सरपंच बताता है, ये गांव हमने 5 साल की मेहनत से बनाया। पहले सब लूटपाट करते थे, पर अब ये हमारा परिवार है। हीरा को फिर भी कुछ शक है, ये बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। सरपंच बात बदलता है, और तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर का धांसू अंत, जहां बी की भयानक मुस्कान से लेकर मॉन्स्टर मम्मी के उदास चेहरे तक सब कुछ उलट-पुलट हो गया। गॉल और हीरा ने गांव में कदम रखते ही हलचल मचा दी, और वो छोटी बेटी का मम्मी वाला ड्रामा तो बस मजे की शुरुआत है। मॉन्स्टर मम्मी अकेले अपार्टमेंट में कुछ प्लान बना रही है। क्या? अभी रहस्य है, पर टेंटेकल वाला ट्विस्ट तो पक्का चौंकाने वाला है। इधर सरपंच हंग जुन किम की स्वागत है वाली बात में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, और हीरा का शक भी बता रहा है कि अभी तो बस ट्रेलर हुआ है। भाई रुकिए, असली खेल तो अभी बाकी है। अगला चैप्टर लेकर आएगा और भी मसाला। क्या मम्मी का प्लान कामयाब होगा, या गॉल और हीरा को गांव का कोई बड़ा राज पता चलेगा? बक की वैन में क्या राज छुपा है, और वो टेंटेकल वाला कनेक्शन क्या मम्मी को मुसीबत में डालेगा? ये सब जानने के लिए थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि अगला धमाका तब ड्रॉप होगा जब हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो, भाई सब्सक्राइब करो वरना पीछे रह जाओगे। 1000 पूरे होते ही मजा डबल हो जाएगा। तब तक टेंशन मत लो, सब सेट है। गॉल सोचता है, कमजोर लोग। सरपंच बताता है, ये गांव हमने 5 साल की मेहनत से बनाया। पहले सब लूटपाट करते थे, पर अब ये हमारा परिवार है। हीरा को फिर भी कुछ शक है, ये बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। सरपंच बात बदलता है, और तो बूढ़ा जल्दी से बात बदल देता है और चेकबॉक्स और उसके इलाज की चर्चा शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक कमरे की ओर इशारा करता है जिस पर अस्पताल लिखा है। बूढ़ा मानता है कि बाहर से ये थोड़ा पुराना लगता है,
लेकिन अंदर का डॉक्टर किसी जादूगर से कम नहीं है। गॉल मदद के लिए आभार व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही बूढ़ा दूर जाता है वो अपने संदेह को एच के साथ साझा करता है। उसे यहां सब कुछ अजीब लगता है। एच को भी हवा में संदिग्धता महसूस होती है। सबसे पहले सुरक्षा की कमी ध्यान खींचती है। प्रवेश द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है, रात में राक्षसों को दूर रखने के लिए कोई रोशनी नहीं है, और गांव में कोई भी हथियारबंद नहीं दिखता। ये एक ऐसा स्थान है जहां कोई सुरक्षा नहीं है, जो इसे और भी संदिग्ध बनाता है। अभी के लिए एच चेकबॉक्स के इलाज पर ध्यान देने का फैसला करता है। वे उस अंधेरे स्थान में प्रवेश करते हैं जो अस्पताल माना जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं रास्ता और अंधेरा होता जाता है, जब तक वे एक काले वार्ड में नहीं पहुंच जाते। ये विश्वास करना मुश्किल है कि किसी ने अस्पताल को तहखाने में बनाने का सोचा। चलते हुए चेकबॉक्स अचानक किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। दर्द से कराहते हुए उसे पता चलता है कि वो किसी साधारण वस्तु से नहीं टकराई। उसकी नजर एक हल्की लाल चमक पर पड़ती है और उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठती है। उसकी पट्टी वाली तर्जनी उंगली में दर्द होने लगता है और उसका नाखून तेजी से बढ़कर एक तेज हथियार बन जाता है। वो सहज रूप से उस अस्पताल के भूत को अपने नाखून से चुभो देती है। इससे पहले कि कोई समझ पाए कि ये भूत कौन है, दृश्य बदल जाता है। बाहर प्रशिक्षक बीक बूढ़े से हमारी तिकड़ी के बारे में बात कर रहा है। पता चलता है कि बूढ़ा उन्हें एक परीक्षा से गुजार रहा है जो फूड डे नामक आयोजन में भाग लेने की शर्त है। बीक चिंता जताता है कि अगर वे परीक्षा पास करने के बाद भी भाग लेने से इनकार करें तो क्या होगा। बूढ़ा शांति से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वे उन्हें खत्म कर देंगे और उनकी खाल का इस्तेमाल करेंगे। वो बीक को उस बच्ची के प्रति खास दयालुता दिखाने को कहता है जो दंपति के साथ है, क्योंकि उनका संस्थापक उसमें विशेष रुचि रखता है। दृश्य फिर से चेकबॉक्स पर कट जाता है। उसकी चीख गमडॉल और एच का ध्यान खींचती है। गरीब लड़की का हाथ कंबल के नीचे छिपे डरावने प्राणी ने पकड़ लिया है और वो उस छोटी से सवाल करता है कि वह नरक में क्या कर रही है। उसी पल एच कंबल वाले प्राणी को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है अपने खंजर के साथ। वो मांग करती है कि ये कमीना अपनी पहचान बताए। जैसे ही वो कंबल हटाती है हम इस लड़के को पूरी तरह से डरे हुए देखते हैं। ऐसे धमकाए जाने के बाद वो आखिरकार हिम्मत जुटाता है और कहता है कि वह एक डॉक्टर है। एच पूरी तरह से यकीन नहीं करती कि यह दयनीय आदमी सचमुच एक डॉक्टर है, लेकिन बाद में गॉल अपना सिर झुकाकर उनके गलतफ हमी के लिए माफी मांगता हुआ दिखाई देता है। हालांकि डॉक्टर शांत होने का नाम नहीं लेता और समूह को उनकी लापरवाही के लिए डांटता रहता है। ये देखकर कि ये आदमी अपने बचकाने तकिए के साथ सोते हुए कितना हास्यास्पद लगता है। गमडॉल निश्चित रूप से ऐसे किसी से मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। दूसरी ओर डॉक्टर इस बात से नाराज है कि उन्होंने उस पर इस तरह हमला किया और उसके तकिए को खराब कर दिया, इसलिए वो मांग करता है कि एच और छोटी बच्ची माफी मांगे। बेशक हम बता सकते हैं कि दोनों महिलाएं इस कमीने की बात मानने में बहुत अनिच्छुक है, लेकिन ये गंदा आदमी उन्हें सिर्फ एक तिरस्कारपूर्ण नजर देता है और जबकि हिया जवाबी हमला करने की स्थिति में नहीं है, वो अपने गर्व को निगल लेती है और अनिच्छा से माफी मांगती है। स्वाभाविक रूप से लड़कियों की जबरदस्ती माफी डॉक्टर को संतुष्ट नहीं करती और वो उन्हें तुरंत जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालता है उसका ध्यान अचानक चेकबॉक्स की उंगली पर जाता है। इसके बारे में कुछ उसकी रुचि जगाता है और वो तुरंत उत्साहित हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसकी उंगली की सावधानी से जांच करता दिखता है। गहन जांच के बाद वो आखिरकार स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये बेशक हिया को गुस्सा दिलाता है और वह उसके कोट से उसे पकड़ लेती है, उसे जमीन पर पटकने के लिए तैयार। उसका गुस्सा ही डॉक्टर को डराने के लिए काफी है और वो जल्दी से खुद को समझाता है। वो कहता है कि उसके लक्षण असाधारण रूप से दुर्लभ है, जो अक्सर उन लोगों में दिखते हैं जो राक्षसों से काटे गए हों या जब राक्षस का खून किसी खुले घाव में चला जाए। हालांकि वो बताता है कि उसके शरीर पर कोई काटने के निशान या दिखने वाले निशान नहीं है और उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सौभाग्य से अभी उसके शरीर में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि ये भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अभी के लिए उन्हें बस ये देखना होगा कि गांव में रहते हुए चीजें कैसे चलती है। गमडॉल तब डॉक्टर से अनुरोध करता है कि वो उसकी बेटी की स्थिति को दूसरों से गुप्त रखे। आमतौर पर डॉक्टर ऐसी चीज को चुप नहीं रखेगा, लेकिन चूंकि वो भी इस स्थिति में रुचि रखता है, वह इसे अपने तक रखने के लिए सहमत हो जाता है। छोटी बच्ची अपने छोटे हाथ को अपने पिता के विशाल हाथ पर रखती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी वजह से चिंतित है। उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है, इसलिए वो निश्चित नहीं है कि मॉन्स्टर मामा को ये बुरी खबर देना एक अच्छा विचार है या नहीं।
जैसे ही बड़ा आदमी निराशा में डूबता जा रहा है, एज खड़ी होती है और उसे अपनी बेटी के पास रहने के लिए कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि भले ही वे सबसे खराब स्थिति में हो और कोई रास्ता ना हो, उसे अपने बच्चे का समर्थन करना होगा ताकि वो न गिरे। यही माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये आखिरकार बड़े आदमी के अंदर कुछ ट्रिगर करता है और वो जल्दी से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है ताकि वो होश में आए। जैसे ही वो आत्मविश्वास से खड़ा होता है, वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई विचार है, जिसके जवाब में बड़ा आदमी रास्ता खोज लेंगे। जब दोनों आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, हमें योंगी दिखाई देती है जो एक खंभे के पीछे खड़ी है, किसी कारण से चिंतित दिख रही है। ये समझने के लिए कि वो यहां क्यों है, हम थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां गांव का मुखिया उसे आज आए परिवार पर नजर रखने के लिए कहता है। मुखिया ये सुनिश्चित करना चाहता है कि गांव के लिए कोई खतरा न हो, और चूंकि वे अब डॉक्टर के दफ्तर में जा रहे हैं, वो उन्हें वहां पा सकती है। अगर उसे कोई विवरण नजर आए तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना है। इसलिए वो उनका पीछा करती है और डॉक्टर के दफ्तर तक पहुंचती है, और वो भी चेकबॉक्स की उत्परिवर्तित उंगली के बारे में जान लेती है। वर्तमान में वो वहां चिंतित खड़ी है, जब अचानक कोई उसके कंधे पर थपथपाता है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है। जब वो मुड़ती है तो उसे एहसास होता है कि ये उसकी मां है, जो पूछती है कि वो यहां क्या कर रही है। योंगी बहाना बनाती है कि वो बस टहल रही थी, लेकिन उसकी मां झूठ को तुरंत भांप लेती है और सीधे उससे पूछती है कि वो इस परिवार पर नजर क्यों रख रही है। मां को शक है कि मुखिया ने उसकी बेटी को यह करने के लिए कहा होगा, और चूंकि उसका अनुमान सही है, बेटी चुप रहती है। इससे मां का गुस्सा पूरी तरह से भड़क जाता है, जैसा कि वो अपनी बेटी को फिर से याद दिलाती है कि उसने उसे कई बार कहा था कि गांव के मुखिया का अंधानुकरण न करे। आखिरकार बेटी जवाब देती है और अपनी मां से कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है, जिसमें गांव को बढ़ावा देने के लिए बाहर जाना भी शामिल है, वो उसका अपना फैसला था। वो दृढ़ता से कहती है कि उसकी मां को हर चीज के लिए मुखिया को दोष देना बंद करना चाहिए। वो अपनी मां को याद दिलाती है कि वह भी इस गांव का हिस्सा है और एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। वो आश्वस्त है कि जिस तरह उसकी मां को मुखिया से चमत्कार मिला, उसे भी मिलेगा। ये मां को और भी गुस्सा दिलाता है और वह अपनी बेटी के सिर पर मारती है। वो उसे डांटना जारी रखती है, उसे याद दिलाती है कि जो वो चमत्कार समझती है, वो वास्तव में वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अपनी मां के लगातार हमलों को सहने के बाद बेटी आखिरकार टूट जाती है और रोते हुए भाग जाती है। दूरी में गायब होने से पहले वो अपने आंसुओं के बीच चिल्लाती है कि वो बस अपने जीवन में एक लक्ष्य चाहती है। वो अपनी मां से इसे हासिल करने देने की गुहार लगाती है और कहती है कि अगर उसके पिता यहां होते तो वे उस पर गर्व करते। ये टिप्पणी मां को गुस्से की हद तक पहुंचा देती है। गुस्से में वो कुछ पत्थर उठाती है और अपनी बेटी पर फेंकती है, उसके कहे पर उग्र होकर। आखिरकार लड़की भाग जाती है, अपनी निराश मां को पीछे छोड़ते हुए, जो बस चाहती है कि उसकी बेटी उसकी बात सुने। मुझे कहना होगा कि ये गांव, जो हमें शांतिपूर्ण लगा, पूरी तरह से उलझा हुआ और पागलों से भरा हुआ लगता है। खैर, उस रात बाद में गमडौल को इतना शानदार खाना परोसा जाता है कि वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे सचमुच कभी नहीं लगा कि उसे इतना शानदार कुछ खाने को मिलेगा। पिता और बेटी दोनों ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाते कि अगर मॉन्स्टर मामा यहां होती तो ये कितना बेहतर होता। हमें एज की भी झलक मिलती है, जो इस जगह में इस जैकस की बेफिक्री से नाराज दिखती है। वो उसे याद दिलाती है कि ये गांव चेकबॉक्स के लिए उपयुक्त नहीं है, और यहां तक कि डॉक्टर को भी उसके लक्षणों के बारे में कोई सुराग नहीं है। एच अपने गुप्त विचारों में यहां तक सोचती है कि अगर मॉन्स्टर मामा चेकबॉक्स की स्थिति की वजह निकली तो वो उसे मार डालेगी। अचानक उनकी नजर हमेशा उत्साहित मुखिया पर पड़ती है। उनका ध्यान उस हमेशा खुश रहने वाले प्रधानाध्यापक ने खींच लिया, जो डिनर के बाद उनकी मेज पर बैठने की जिद करते हैं। ये साफ है कि चकब ने अपनी छोटी सी पेट से ज्यादा खाना खा लिया है। वो तो फटने वाली है। गैल हैरान है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे जगह पर सॉसेज भी मिल सकते हैं। प्रधानाध्यापक गर्व से बताते हैं कि यहाँ ये सब इसलिए मिलता है क्योंकि उनके पास में खेत और रेंज है। जब गैल बिजली के बारे में पूछता है तो प्रधानाध्यापक कहते हैं कि उनके पास जनरेटर नहीं है, तो बस तभी बिजली इस्तेमाल करते हैं जब लाइफ इमरजेंसी हो। फिर थोड़ी देर बाद प्रधानाध्यापक चेकबॉक्स की अंगुली की तरफ इशारा करते हैं। गैल कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि चकब की अंगुली को ठीक करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। चेकबॉक्स की अंगुली को ध्यान से देखने के बाद वो कहता है, चलो बाद में गांव के बाहर एक हल्की सैर करते हैं। गैल को यह समझ में नहीं आ रहा कि आधी रात को बाहर चलना अच्छा आइडिया है या नहीं, लेकिन प्रधानाध्यापक बताते हैं कि वे हर हफ्ते एक बार गांव के बाहर जाकर खाना इकट्ठा करते हैं, क्योंकि गांव की आबादी बढ़ रही है और सबको खिला पिलाकर जिंदा रखना है। फिर भी गैल ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाती कि ये सब रात में क्यों करना पड़ता है, खासकर तब जब बाहर मॉन्स्टर घूम रहे हों। तभी प्रधानाध्यापक शांत भाव से समझाते हैं कि यही वजह है कि वे रात में बाहर जाते हैं। हीरा और गैल के मन में कोई गलत ख्याल ना आए, इसीलिए बूढ़ा आदमी तुरंत ये भी बताता है कि मॉन्स्टर रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी वो अपनी गुफाओं से बाहर निकलते हैं और इधर उधर घूमते हैं। और जब ये मॉन्स्टर अपनी मस्ती में खोए रहते हैं तो गांव वाले आराम से उनके अड्डों में घुसकर खाना
और सामान इकट्ठा कर लेते हैं। गैल को समझ नहीं आ रहा कि उसे उस बूढ़े आदमी की मजाक पर हंसी आए या नहीं। वो उसे शक भरी नजरों से देखती है और पूछती है, तुम ये सब मॉन्स्टर के बीच कैसे निकलने का सोच रहे हो बिना मारे हुए? अब वो ईमानदार जवाब चाहती है क्योंकि उसे इस बकवास से तंग आ चुकी है। बड़ा आदमी जल्दी से बूढ़े आदमी से माफी मांगता है और बताता है कि वो बस थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन प्रधानाध्यापक को उसकी कड़ी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोर देकर कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वो मजाक नहीं था। तभी गैल के दिमाग में ये विचार आता है, क्या यह आदमी सच में मजाक नहीं कर रहा था? क्योंकि गैल को भी ऐसा ही लगा था कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मस्ती कर रहा है। गैल फिर शरारत से मुस्कुराती है और उसे पूरा यकीन है कि वो एक बार उन्हें फूड डे का चमत्कार दिखा देगा तो वे उसे यकीन करने लगेंगे। अब सुबह हो चुकी है और जबकि चकब मस्ती कर रहा है, एज गैल से मुड़कर पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस पागल बूढ़े आदमी की बातों में कुछ सच्चाई है? गैल मानता है कि उसे किसी बात का यकीन नहीं है। वो तो हो सकता है कि बूढ़ा आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा हो, लेकिन एक मौका है कि ये चकब के इलाज की ओर ले जा सकता है। अगर बूढ़े आदमी की बातें सही है तो ये देखना तो बनता है। एज साफ कह देती है कि वो तो बाहर है। गैल को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं होती, खासकर जब वो जानती है कि वो एक माता पिता नहीं है। एज खुद ये स्वीकार करती है कि ये ऐसी चीज है जिसे बिना बच्चों वाले लोग कभी नहीं समझ सकते। फिर भी वो गैल को शुभकामनाएं देती है और कहती है कि वो अच्छे खबर का इंतजार करेगी। बड़ा आदमी थोड़ा उलझा हुआ है कि एज की समस्या क्या है, लेकिन वो ये साफ कर देता है कि चकब के लिए वो कुछ भी करेगा। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगता है, गैल खुद को अपनी बेवकूफी भरी फैसले पर पछताते हुए पाता है। क्या बकवास था, हीरो की बात क्यों नहीं मानी? यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है जब वो वहां खड़ा है और सामने खड़ा है क्रीपी बूढ़ा प्रधानाध्यापक, जो अचानक जोर से हंसने लगता है। बूढ़ा आदमी गैल से कहता है, चारों ओर देखो, ताजा रात की हवा को महसूस करो, ठंडी ब्रीज का आनंद लो और चांद की रोशनी को देखो जो सब पर चमक रही है। लेकिन गैल को इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वो और उसके आसपास सभी लोग कांप रहे हैं क्योंकि पास में अनगिनत मॉन्स्टर लर्किंग है। इस बीच प्रशिक्षक, प्रधानाध्यापक और उस महिला को चादर में लपेटे खड़े हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूरे इलाके में तो लिटरली मॉन्स्टर रेंग रहे हैं और जो चीज गैल को सबसे ज्यादा डराई जा रही है वो ये है कि मॉन्स्टर उन लोगों के चारों ओर घूम रहे हैं जो लाल चादरों में लिपटे हैं, लेकिन उन्हें हमला नहीं कर रहे हैं। गैल ये भी नोटिस करता है कि लाल चादरों वाले लोगों में कुछ बच्चे भी हैं, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। जैसे ही नजरिया ऊंचाई से बदलता है, हमें दिखता है कि सभी लाल चादरों वाले लोग बाकी गांव वालों को घेर कर खड़े हैं, मानो मॉन्स्टर से एक प्राकृतिक बैरियर बना रहे हों। अब गुंडल को एक चीज का पूरा यकीन है, प्रधानाध्यापक को मॉन्स्टर के बारे में कुछ जरूर पता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले आपस में झगड़ते हुए दिखते हैं, जो सामान इकट्ठा किया है उसे लेकर। एक गांव वाला यह दावा करता है कि वही पहले उस खास सामान को लेकर आया था, जबकि दूसरा भी उसी चीज का मालिक होने का दावा करता है। इसी बीच प्रशिक्षक बक चुपचाप प्रधानाध्यापक से पूछता है, क्या तुम अब इसे शुरू करने वाले हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि यह बिल्कुल सही समय है शुरू करने का। एक शरारती मुस्कान के साथ प्रधानाध्यापक अपनी अंगुली स्नैप करते हुए कहता है, अब उन्हें एक चमत्कार दिखाने का समय आ गया है। जैसे ही वो अपनी अंगुली बजाता है, सभी मॉन्स्टर गांव वालों की ओर कूद पड़ते हैं। हालांकि मॉन्स्टर गांव वालों को जकड़ते हुए और पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन अजीब और बहुत ही हिसाब से चलती हुई लग रही है। सब लोग घबराए हुए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बूढ़े आदमी ने ऐसे निराश चेहरे देखे हैं। फिर भी वो इसे पहले से भी ज्यादा मजे ले रहा है। वो इंसानों की हालत पर खुश होता है, उनके डर में विनती करने के अंदाज को देखकर, जो एक ओर तो काफी दयनीय लगता है और दूसरी ओर कुछ अजीब तरह से प्यारा भी। हालांकि बूढ़े आदमी को थोड़ा निराशा होती है कि उसने जिस इंसान को चुना था उससे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। तभी प्रशिक्षक बग गर्व से अपने सीनियर से कहता है, अग्रिम मोर्चे पर ध्यान से देखो। जब प्रधानाध्यापक अपनी नजरें आगे घुमाता है तो उसकी आंखें हैरान रह जाती है, क्योंकि वो देखता है कि गैल अकेले ही मॉन्स्टरों को तबाह कर रहा है। गैल इन घिनौने जीवों को ऐसे कुचल रहा है जैसे ABCD की गणना कर रहा हो। अब परिस्थितियां पलट चुकी है। मॉन्स्टर डर के मारे कांप रहे हैं और गैल की जबरदस्त ताकत देखकर रो रहे हैं। गैल को समझ में नहीं आ रहा कि ये मॉन्स्टर अचानक कहां से हमला कर बैठे, और जो बात उसे सबसे अजीब लग रही है वो ये है कि लाल चादर में लिपटे ये गुंडे बस खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे गुंडल को और भी शक होने लगता है और वो सोचने लगता है कि हो न हो ये शायद उनका प्लान ही था। गैल हमेशा जानता था कि रात के समय इस इलाके में घूमना खतरनाक होगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। अचानक एक मॉन्स्टर उसकी ओर कूच करता है, जैसे उसका हाथ चबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन गैल उस जीव को ऐसे पकड़ता है जैसे वो कोई कचरे का बैग हो और बिना मेहनत के उसे उड़ा देता है। लेकिन जल्द ही और मॉन्स्टर गैल पर पीछे से हमला करते हैं। गैल तुरंत पलटकर सुपरसोनिक स्पीड से घूमता है और एक एक करके उनके सिर पर घातक वार करता है, जिससे वो चिढ़े हुए मॉन्स्टर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। गैल को ऐसे देखकर प्रधानाध्यापक समझ ही नहीं पाता कि प्रतिक्रिया कैसे दे। इतने समय में उसने किसी को इतना दिलचस्प नहीं देखा था। अब वो ये देखता है तो समझ जाता है कि प्रशिक्षक बग गैल को इतना क्यों अहमियत देते हैं। गैल सच में अपने बैकपैक से मॉन्स्टरों को ऐसे धकेल रहा है जैसे कोई सुपर हीरो हो। एक मामूली इंसान से ऐसा कुछ करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि गुंडल जितना भी ताकतवर हो, वो इंसान ही है। आखिरकार जब मॉन्स्टरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो थक जाता है और लगता है कि हार अब अपरिहार्य है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे चीरने के लिए करीब आते हैं, बूढ़ा आदमी ये तय करता है कि अब ये पागलपन बंद होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो होता है वो देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। अचानक सभी मॉन्स्टर जो गैल के चारों ओर घेरा डालकर खड़े थे, एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। गैल एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में कुल्हाड़ी पकड़े हुए है और सच में वो मॉन्स्टरों को इतनी बुरी तरह से तबाह कर रहा है कि कोई यकीन नहीं कर सकता। वो मॉन्स्टरों को कुछ समय के लिए पीछे धकेलता है, लेकिन वे फिर से हमला करते हैं। घायल मॉन्स्टर वापस आकर उसे हमला करते हैं, क्योंकि वह उनके महत्वपूर्ण अंगों को निशाना नहीं बना सका।
अब गैल को यकीन हो जाता है कि अगर वो उन्हें ठीक से मरने से नहीं रोक सकता तो वो कभी भी बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी गैल सोचता है कि जरूर कोई रास्ता होगा और इसके लिए उसे बस ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तभी उसका दिमाग एक पल के लिए एज से की गई बातचीत की ओर जाता है, जब उसने उसे उस बूढ़े आदमी के पीछे न जाने की चेतावनी दी थी। अब गैल खुद को मूर्ख महसूस करता है कि उसने उसकी बात नहीं मानी। वो सोचता है कि अगर उसके पास चकबॉक्स की मां जैसी शक्तियां होती तो वो भी उसे उतनी ताकत से बचा सकता था जैसी एज के पास है। लेकिन अफसोस, उसे लगता है कि ये सब असल जिंदगी में होना नहीं था। जैसे ही मॉन्स्टर और पास आते हैं, लाल चादरों वाले क्रीपी लोग बस खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। अब जब गैल को पूरी तरह से घिरा हुआ महसूस हो रहा है तो वो तय करता है कि वो उस बूढ़े आदमी को भी साथ लेकर जाएगा। वो पूरी ताकत जुटाकर उन मॉन्स्टरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो आखिरकार जमीन पर गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब मौत निश्चित है। लेकिन तभी उसके दिमाग में फिर से एक पुराना वादा ताजा होता है जो उसने मॉन्स्टर मामा से किया था कि वो हर हाल में उसके और उसके बच्चे के पास रहेगा और बदले में वो चाहती थी कि वो उसका पति बने। उस पल में मॉन्स्टर मामा ने उसे अपना पति बनने का वादा किया था। लेकिन अब जब वो जमीन पर पड़ा है तो गैल को निराशा महसूस हो रही है कि वो उस वादे को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन तभी अजीब तरह से बूढ़ा आदमी ताली बजाने लगता है और अचानक सारे मॉन्स्टर पीछे हट जाते हैं। वे उतनी तेजी से वापस जाते हैं जैसे वे आए थे और गैल और गावा वाले जिंदा बच जाते हैं। हालांकि वे सुरक्षित है, लेकिन जो आतंक उन्होंने महसूस किया है वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। बूढ़ा आदमी दावा करता है कि यही वो चमत्कार है जो उनकी होप विलेज में है और इस चमत्कार की वजह से अब सब सुरक्षित है। अब वे सोचते हैं कि वो सच में सुरक्षित है, कोई भी काटने का निशान नहीं है। फिर बूढ़ा आदमी अपना भाषण जारी रखता है और गांव वालों को बताता है कि वे अब बिना मॉन्स्टर के डर के एक सुखी जीवन जी सकते हैं और एक आशावादी भविष्य बना सकते हैं। वो वादा करता है कि जो उन्होंने सपना देखा था वो हो सकता है और वो सुनिश्चित करेगा कि उनका भविष्य और भी बेहतर होगा। बस उन्हें उस पर भरोसा करना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि नए गांव वाले आंसुओं में भीगते हुए उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और पूरी तरह से अपने गांव के लिए समर्पित हो जाते हैं। इस बीच गैल अब समझ जाता है कि बूढ़ा आदमी किस तरह का खेल खेल रहा है। वो जानता है कि उस आदमी ने डर का इस्तेमाल करके गांव वालों को अपने पक्ष में कर लिया। अब गैल को पूरी तरह से यकीन है कि ये लोग बहुत खतरनाक है। दृश्य फिर से एक अंधेरे अंडरग्राउंड वार्ड में बदलता है जहां चकबॉक्स बिस्तर पर लेटा है और डॉक्टर बिस्तर के नीचे पड़ा है। लगता है कि इस पागल डॉक्टर को सोने में दिक्कत हो रही है, खासकर जब दो महिलाएं उसके ऊपर सो रही है। डॉक्टर की शिकायतों के बीच हीरो उसे एक खौफनाक नजर देती है और ये इतना असरदार होता है कि वो गलत आदमी खामोश हो जाता है। अब जब उसकी शिकायतें खत्म हो चुकी हैं, दोनों महिलाएं खुश होती हैं कि उन्हें अब शांति से सोने का मौका मिलेगा। दृश्य फिर से मामा मॉन्स्टर के अपार्टमेंट में बदलता है जहां वो रात को पूरी तरह से जानती है कि कैनिबल ट्राइब उसे पकड़ने आएगा। वो ये भी जानती है कि वे शायद उसके अंदर लगाए गए टेंटिकल से उसे ट्रैक कर रहे हैं। वो सोचती है कि वो पीले आंखों वाला कुत्ता उसे अपना शरीर लौटाने के लिए कह रहा था और न केवल उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है बल्कि उसे अपने पिछले जीवन की भी कोई याद नहीं है। जैसे ही वो इन ख्यालों में खोई होती है, एक खौफनाक मॉन्स्टर अचानक उसके अपार्टमेंट में घुसता है। लेकिन मामा जैसे ही कूदती है वो तेजी से पलटकर उस पर घातक वार करती है। ये क्रीपी बालों से ढका हुआ मॉन्स्टर देखकर मामा को पूरा यकीन होता है कि उसने इसे पहले कहीं देखा है।